चौधरी हवेली के अपने कमरे में वापस आकर अर्धांग सीधे बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा। गहरी नींद आंखों में होने के बावजूद तकिए से आती गौरांगी के बदन की वो भीनी भीनी सी खुशबू उसके दिल की बेकरारी को लगातार बढ़ा रही थी। वो जितना सोने की कोशिश करता उसका अक्स उतना ही गहरा होता जाता। गौरांगी। उसने तकिए में अपना मुंह घुसाकर बेहद शिद्दत और तड़प से उसका नाम पुकारा। फिर खिड़की से सुबह की पहली किरण की दस्तक के साथ न जाने वो कब एक गहरी और बेफिक्र नींद के आगोश में चला गया। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में सुबह की चाय के साथ एक अलग ही मोर्चा खुल चुका था। सोना दी, आपने मुझे रात की बात बताई नहीं। उस लड़की का क्या रिश्ता है अर्धांग के साथ? आपने पूछा था ना अनिमेश जीजू से? उम्मीद के मुताबिक नयनतारा सुबह सुबह ही पैर पटकती हुई सोना के कमरे में आ धमकी। सोना उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश रह गई। वो अपनी बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। नयनतारा बचपन से ही बेहद जिद्दी और अड़ियल थी, जिसे अपनी हार बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। सोना ने बात को रफा दफा करने के लहजे में कहा, कोई रिश्ता नहीं है नयन, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं दीदी। नयनतारा की आंखें गुस्से से सुलग उठी। देखो नयन, अगर कुछ हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी शादी तो अर्धांग से ही होगी ना। वैसे भी माँ की उस शास्त्री परिवार से बिल्कुल नहीं बनती। और जगमोहन शास्त्री, वो तो कभी स्वाभिमान में इस हवेली की तरफ देखते तक नहीं। भला अपनी बेटी यहाँ क्यों देंगे? सोना ने अनिमेश की दी हुई चेतावनी को याद करते हुए नयनतारा का दिमाग भटकाने की कोशिश की। तो हो सकता है कोई अट्रैक्शन हॉबी के लिए, पर ये सब एक वक्त का जुनून भी तो हो सकता है। और तुम तो अर्धांग को जानती हो, उसके दिमाग में कोई धुन सवार हो जाए तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता है। वैसे भी उस लड़की की शादी में सिर्फ 1-2 हफ्ते बचे हैं, तब तक वो सिर्फ अपना मन बहला रहा होगा। तुम समझ रही हो ना नयन? यही हो दीदी, वरना अगर कुछ और बात हुई तो आप मुझे जानती हैं, मैं उस लड़की को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। नयनतारा ने दांत भींचे। नहीं नयन! सोना एकदम से डरकर चिल्लाई। नयनतारा ने उसके इस तरह अचानक चिल्लाने पर बेहद हैरानी से मुड़कर उसे देखा, तो सोना ने तुरंत खुद को संभाला और नॉर्मल होते हुए धीरे से बोली, मेरा मतलब है नयन, अभी तुम कुछ मत करना, हम देख लेते हैं कुछ दिन, प्लीज। सोना को अनिमेश की वो कड़क आवाज अच्छे से याद थी कि अर्धांग अपनी खुशियों के आड़े आने वाले को तबाह कर सकता है। इसलिए वो इस समय खुद को और अपनी बहन को उस विनाशकारी गुस्से से बचाना चाहती थी। पर नयनतारा के भीतर ये बात जहर की तरह घुल रही थी कि जो लड़का आज तक उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, वो किसी और लड़की को इतने हक से अपनी बाहों में उठा रहा था। शास्त्री भवन में जैसे जैसे सुबह की सूरज की रोशनी फैली, सब अपनी अधूरी नींद छोड़कर शादी के कामों में जुट गए। आज प्रिया के हाथों में मेहंदी लगाई जानी थी और साथ ही दूल्हे केशव की तेल की रस्म भी संपन्न होनी थी। इधर कमरे में गौरांगी की नींद पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से रात की उस घटना की वजह से उसकी कमर वाकई बहुत दुख रही थी। जब भी मिलता है कोई ना कोई कांड ही करता है। वो अपनी कमर सहलाते हुए मन ही मन अर्धांग पर झुंझला उठी। फिर उसने आराधना की तरफ देखकर कहा, दीदी कोई पेन किलर टैबलेट हो तो दीजिए, मेरा सिर और बदन बहुत दर्द कर रहा है। क्यों भाई, दर्द क्यों कर रहा है? अनुराधा ने पीछे से आकर बेहद शरारती अंदाज में अपनी भौवें उचकाई। गौरांगी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पास रखा तकिया उठाकर सीधे अनुराधा के मुंह पर दे मारा। कभी तो कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो अनु, क्या करना है यार? कल की चिंता क्यों करनी जब यही नहीं पता कि कल हो ना हो। अनुराधा ने हाथ फैलाकर फिल्मी पोज दिया। फिल्मी डायलॉग बाद में मारना साहिबा, अब जाओ और प्रिया के घर जाकर उसकी थोड़ी हेल्प करवा दो। आराधना ने अनुराधा को डांट कर वहाँ से भगाया। जैसे ही अनुराधा बाहर गई, सुप्रिया ने आराधना के पास आकर पूछा, वैसे दीदी आप इस सब के बीच इतनी चिल कैसे हैं? आपको थोड़ी भी टेंशन नहीं हो रही कि आगे क्या होगा? आराधना ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। क्या फायदा टेंशन लेने का सुप्रिया, जब अच्छी तरह पता है कि अंत में होगा वही जो उन दोनों की किस्मत में तय हो चुका है। अब बस मेरी कोशिश यही है कि भले ही सब कुछ सही ना हो, पर जो कुछ भी हो वो बिना किसी बड़े नुकसान के शांति से हो जाए। दोपहर के 12 बज चुके थे, पर अर्धांग अब भी अपने कमरे के गहरे सन्नाटे में सो रहा था। उसकी आंखें तब खुली जब सूरज घूमकर सीधे उसकी खिड़की के सामने आ गया और उसकी तेज चुभती हुई धूप सीधे उसके माथे पर पड़ी। धूप की तपिश से उसके माथे पर शिकन उभरी। उसने करवट बदली और जैसे ही आंखें खोली, उसके जहन में सबसे पहले गौरांगी का वही मासूम रोता हुआ चेहरा उतर आया। उसने तुरंत बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया और उसका नंबर डायल कर दिया। 2 बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। फोन नहीं कर सकती थी मुझे खुद से? अर्धांग ने अपनी गहरी भारी आवाज में पहले ही सवाल दागा। मेरे पास आज सुबह से बहुत काम है। दूसरी तरफ से गौरांगी की धीमी सी आवाज आई, काम तो हमेशा ही होता है, अब मेरे सवाल का जवाब दूं, फोन क्यों नहीं किया? और अब कौन सा नया कांड मुझसे झूठ बोलकर करने वाली हो तुम? उसने तकिए का सहारा लेते हुए पूछा। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आज सिर्फ प्रिया की मेहंदी है और मुझे भी सिर्फ शगुन के नाम की मेहंदी लगेगी, तो उस मेहंदी में मेरा नाम ही लिखवाना। अर्धांग ने बेहद सहजता और कड़क अंदाज में अपना हक जताया। आज सिर्फ एक छोटी सी बेल लगेगी, जब पूरी मेहंदी लगवाऊंगी तब लिखवा लूंगी। गौरांगी धीरे से मुस्कुराई। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने अभी सीधे मना किया तो वो कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। उसने बात बदलते हुए कहा, फिलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, मैं आ जाऊँ? अर्धांग के मुंह से बिना किसी झिझक के ये शरारती जुमला निकला। पहले अपनी आंखें अच्छे से खोलो फिर कुछ करना। गौरांगी ने पहले तो उसकी बात का मतलब समझे बिना झटके से जवाब दे दिया, पर जैसे ही उसे उसके शब्द की गहराई समझ आई, वो शर्म से पूरी तरह झेप गई। मेरा मतलब मैं जा रही हूँ। उसके गालों पर शर्म की गहरी लाली दौड़ गई। सुनो, अर्धांग ने अपनी आवाज में एक अजीब सी मदहोशी और गंभीरता घोलते हुए कहा। उसकी आवाज के उस छुअन मात्र से ही गौरांगी के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। क्या? उसने अटकते हुए पूछा। मैं यूं ही हवा में कुछ नहीं कहता गौरांगी, जो कुछ भी तुमसे बोलता हूँ वो सब एक दिन हकीकत में जरूर करूंगा। तो अपने ये सारे इनकार याद रखना। जितनी बार तुमने मुझे ना कहा है ना, वो सारा उधार मैं एक साथ सिर्फ तुम ही से वसूल करूंगा। वो बेहद धीमे से बोली, मगर उसकी आवाज का वो भारीपन गौरांगी को साफ समझा गया कि उसका इशारा किस तरफ था। क्या हुआ, अचानक खामोश क्यों हो गई? यही सोच रही हो ना कि किस पागल के चक्कर में आकर कहाँ फंस गई मैं? दूसरी तरफ सन्नाटा देखकर अर्धांग धीरे से मुस्कुराया। नहीं ऐसा नहीं है, वो उसके शब्दों के सम्मोहन से बाहर आने की कोशिश करते हुए बोली। तो मिस गौरांगी शास्त्री, मैं तुम्हें एक बार फिर साफ लफ्जों में बता दूं, तुम बनी ही सिर्फ मेरे लिए हो। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है।
और हमेशा रहेगा। हाँ, मेरा खुद का हक तो मुझ पर है ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया का है। वो अपनी व्यवस्था को याद कर बेहद धीरे से बुदबुदाई। सुनाई दे रहा है मुझे सब, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ये बात मुझे सुनाने के लिए ही बोली है। तुम्हारा ये हक किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा है, और बहुत जल्द मैं ये पूरी दुनिया के सामने साबित भी कर दूंगा। अब जाओ, नहा लो, और उसके बाद मुझे फोन करना, या फिर मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूंगा। अर्धांग ने कहा और फोन काट दिया। जब गौरांगी नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली तो ना चाहते हुए भी घर के बरामदे में मौजूद सबकी नजरें एक पल के लिए उस पर जाकर टिक गई। कल की लगी उस पवित्र हल्दी का पीला रंग आज उसके चेहरे की रंगत को कुछ ज्यादा ही निखार गया था। शास्त्रों और लेख कथाओं में अगर ये कहा गया है कि हल्दी का निखार और मेहंदी का गहरा रंग होने वाले पति के सच्चे प्यार को दर्शाता है, तो आज वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। उसका जीता जागता प्रमाण इस वक्त खुद गौरांगी दे रही थी। उस पर चढ़ा अर्धांग की बेपनाह मोहब्बत का वो रंग उसे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिव्य कर गया था। ऐसे क्या देख रही हैं दीदी आप मुझे? गौरांगी ने जब आराधना को एकटक अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने झेप कर पूछा। कुछ नहीं गौरांगी, आज तुझ पर एक अजीब सा बहुत खूबसूरत निखार आया है, बस वही देख रही हूँ। आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा। आप भी ना दीदी, कुछ भी बोलती है। वो अपना दुपट्टा सही करने लगी। नहीं गौरांगी, सच में। वैसे एक बात पूछूं तुझसे? आराधना का चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हुआ। हाँ पूछिए ना। अर्धांग का जो पागलपन है, जो प्यार है, वो तो उसकी आंखों में साफ दिखता है, पर तेरा क्या? तू सच में अंदर से अर्धांग से प्यार करती है ना? आराधना के इस सीधे सवाल को सुनते ही गौरांगी की पकड़ अपने सूट के दुपट्टे पर और कस गई। उसकी आंखें नीचे झुक गई। ऐसी बातों की ख्वाहिशें क्यों की जाए दीदी, जो बाद में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देती हो? उसने रूंधे गले से कहा। क्या कभी अपनी ख्वाहिशों पर अपना बस चलता है गौरांगी? और फिर अर्धांग तेरे लिए एक दिन बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगा। ये बात अच्छी तरह जानते हुए भी क्या तू अपने दिल की इस आवाज को हमेशा अनसुना करती रहेगी? तो मैं और क्या करूं दीदी? गौरांगी की आंखों में आंसू तैर गए। मैं जानती हूँ कि वो किसी की नहीं मानेगा। मेरे लिए बाबूजी की कही हुई हर एक बात सच साबित हो रही है, और मैं चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है दीदी। मैं बस खुद आगे न बढ़कर अपनी ही आत्मा को अपने माँ बाप का दिल तोड़ने का दोषी नहीं बनाना चाहती। इसी ग्लानि के कारण मैं हमेशा अपने कदम पीछे खींचती रहती हूँ, उससे दूर भागने की कोशिश करती हूँ। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए आगे कहा। पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे इस पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। मेरी इस उलझन को कोई नहीं समझेगा। पीछे वो मुझे हटने नहीं दे रहा, और अपनी मर्यादा के कारण आगे मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं दोनों तरफ से इस चक्रव्यूह में अकेली फंसी हुई हूँ दीदी। आराधना ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सब बहनें हर कदम पर तेरे साथ हैं। मैं तेरी इस मानसिक उलझन को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बस अब उस कान्हा जी से यही दुआ है कि जो भी हो, अंत में सब अच्छा ही हो। प्रिया के खूबसूरत हाथों में केशव की नाम की गहरी मेहंदी सज चुकी थी। रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियों से शास्त्री भवन और प्रिया का घर आज ही से दुल्हन की तरह जगमगा उठा था। घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े कढ़ाओं में तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गए थे। आखिर परसों सुबह बारात जो निकलनी थी। पूरे घर में मची इस हलचल के बीच गौरांगी के लिए भी परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। उसने एकांत पाकर अपनी हथेली को अपनी आंखों के सामने किया, जहाँ रस्म के मुताबिक एक खूबसूरत सा गाढ़े लाल रंग में रच चुका ए था। दुनिया और परिवार के लोगों के लिए इसका मतलब अभिलाष था, पर वो अच्छी तरह जानती थी कि जब मेहंदी वाली उसकी हथेली पर ये अक्षर उखेर रही थी, तब उसकी बंद आंखों के चिलमन में सिर्फ और सिर्फ अर्धांग का ही चेहरा बसा हुआ था। दोपहर से भीड़-भाड़ और शोर शराबा इस कदर था कि गौरांगी को एक पल बैठने की फुर्सत तक नहीं मिली थी, और इसी वजह से दोपहर से उसकी अर्धांग से एक बार भी बात नहीं हो पाई थी। जब रात काफी ढल गई तो वो खुद के लिए कुछ पल निकालने की खातिर अपनी सारी थकान समेटकर चुपचाप अकेले छत पर चली गई। वो छत की मुंडेर और रेलिंग की आड़ लेकर वही ठंडी जमीन पर घुटने समेटकर बैठ गई। छत से नीचे देखने पर छोटी छोटी लाइटों की लड़ियां इस कदर एकजुट होकर खूबसूरत लग रही थी, मानो आसमान से हजारों जुगनू जमीन पर उतरकर जगमगा रहे हों। ये मंजर देखकर उसके थके हुए चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, सच ही तो है, अगर इंसान सीखना चाहे तो आसपास की बेजान चीजें भी बहुत कुछ सिखा देती हैं। जैसे एकजुट हुई छोटी छोटी लाइटें अकेले में कुछ नहीं है, पर एक साथ मिलकर पूरे अंधेरे को मात दे रही हैं। उधर चौधरी हवेली के भीतर अचानक एक नई हलचल मच गई थी। जी, सुना आपने? चाची अम्मा आ रही हैं। अभियंता हाफती हुई भागकर सीधे कुलवंती के कमरे में पहुंची। कब? कुलवंती के चेहरे का रंग एक झटके में उड़ गया। 2 दिन बाद, अभी बाबूजी फोन पर बात कर रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना। अरे तो फिर यहाँ भूत बनकर खड़ी काहे हो अभियंता? चाची अम्मा का मतलब जानती हो ना, साक्षात तूफान। अरे बुलाओ सोना को और घर के सारे नौकरों चाकरों को इकट्ठा करो। सबको आज ही से कायदे कानून समझाना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर 2 दिन में सब सही होगा। कुलवंती घबराकर जल्दी से कमरे से बाहर निकली। उधर हवेली के दूसरे कोने में दादाजी जोरावर चौधरी, जो पहले ही अनिमेश, विक्रम और सम्राट को बुलाकर ये खबर दे चुके थे, उन्होंने अर्धांग को भी अपने पास बुलाया। अर्धांग, चाची अम्मा आ रही है गाँव से। जोरावर चौधरी ने गंभीर होकर कहा। बाबूजी, उम्र हो गई है उनकी, कुछ काम था तो हमें बुला लेती, खुद इस उम्र में सफर करके परेशान होने की क्या जरूरत थी? अर्धांग ने अपनी गहरी आवाज में कहा। उनकी कही कोई बात ना हम कभी टालते हैं और ना कभी काटते हैं संग्राम। जोरावर चौधरी ने उसके पिता संग्राम की तरफ देखकर कहा। फिर अर्धांग से बोले, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं तो बस हमने उनका हुक्म मान लिया। तुम तो जानते ही हो अर्धांग, इस पूरे घर में तुमसे उन्हें कुछ अलग ही लगाव है, तो हम चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तुम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। जी दादाजी। अर्धांग उनकी बात सुनकर धीमे से सिर हिलाकर बोला। दरअसल चाची अम्मा का मतलब था जोरावर चौधरी की सगी चाची। पूरे चौधरी खानदान में उनकी इज्जत किसी भगवान से कम नहीं थी। आज तक उनकी कोई बात इस घर में किसी ने नहीं काटी थी। जब अर्धांग सब बड़ों से बात करके वापस अपने कमरे में आया तो उसकी बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। दोपहर से लेकर अब तक एक बार भी गौरांगी की आवाज नहीं सुनी थी। जोरावर चौधरी की बात सुनते हुए भी उसने बीच में कई बार उसका फोन ट्राई किया था, पर फोन नहीं लगा था। और अब रात के 12:30 बज चुके थे, पर उसका फोन अभी स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल आ रहा था।
हवेली की खिड़की से बाहर शास्त्री भवन पर सजी लाइटों को देखकर वो समझ चुका था कि वहाँ शादी का बहुत काम होगा, पर उसका जुनूनी दिल गौरांगी की इस अनजानी सी नजरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कमरे से बाहर निकला और सीधे हवेली की ऊंची छत पर चला आया। आ जाओ ना, कहाँ हो? उसने चिढ़कर अपने बालों में उंगलियां फंसाकर उन्हें पीछे किया। उसने रेलिंग के पास जाकर आसमान की तरफ देखा। टिमटिमाती हुई लाइटों की परछाई में उसकी ग्रेनिश आंखों की बेकरारी साफ महसूस हो रही थी, जो अब धीरे धीरे गुस्से और चिढ़ में बदल रही थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस लड़की को वो पूरी कायनात में ढूंढ रहा है, वो वहीं उसी छत पर रेलिंग की आड़ लेकर नीचे जमीन पर बैठी हुई है। गौरांगी उसकी भारी आहट को कदमों से ही पहचान गई थी। वो डर के मारे और ज्यादा सिमट गई। ऐसा नहीं था कि उसका दिल अर्धांग के लिए धड़कता नहीं था, पर वो इस वक्त उसके उस तूफानी गुस्से से बचना चाहती थी। वो अंदर ही अंदर उसकी इस दीवानगी और मोहब्बत में टूटने लगी थी। उसकी बाहों के घेरे में आते ही वो अपना सब कुछ भूलकर बिखर जाती थी, पर वो भूल गई थी कि अर्धांग हमेशा सही कहता था, मुझसे बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जैसे ही गौरांगी ने डर के मारे अपने पैर और सिकोड़ने की कोशिश की, उसके पैरों में पड़ी चांदी की पायल छन से बज उठी। रात के उस मुकम्मल सन्नाटे में पायल की वो बारीक सी छनक सीधे अर्धांग के कानों से टकराई और उसे सचेत कर गई। वो एक पल में समझ गया कि गौरांगी कहीं और नहीं बल्कि यहीं उसके आसपास है। अर्धांग के कदमों की आहट और बंद आंखों से भी उसकी उस जानी पहचानी मर्दाना खुशबू को महसूस करके गौरांगी जान चुकी थी कि वो उसके बहुत करीब आ चुका है। पायल के छनकते ही उसने इस डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली कि दोपहर भर फोन न उठाने के कारण वो इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा होने वाला है। पर उम्मीद के उलट अर्धांग ने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने अंधेरे में झुककर बेहद नरमाई से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सीधा अपने चौड़े सीने से लगा लिया। गौरांगी की आंखें गहरी हैरानी से पूरी तरह फैल गई। अर्धांग वही छत की ठंडी जमीन पर उसके पास बैठ गया था और उसे अपने सीने से सटाकर उसकी नाजुक कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। बताया क्यों नहीं कि यही हो? वो अपने होंठ हिलाकर बेहद मदहोश आवाज में बोला। बोलते वक्त उसके होठों का गर्म स्पर्श गौरांगी अपने कोमल गालों पर महसूस कर रही थी। उस स्पर्श से गौरांगी की आंखें फिर से बंद हो गई और उसका पूरा शरीर एक अनजानी सी सिहरन से कांप उठा। अर्धांग मुस्कुराया और धीरे से फिसलता हुआ सीधे उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। उसने गौरांगी का हाथ पकड़ा और उसे अपने रेशमी बालों पर रख दिया। उसकी आंखों की उस बढ़ती हुई तपिश और दीवानगी के कारण गौरांगी को इस वक्त ठीक से सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। उसने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। इधर देखो, वो एक अदम्य अधिकार और इसरार से बोला। गौरांगी ने तड़प कर एक गहरी सांस ली। उसकी ये घबराहट, ये बेचैनी और गोरे गालों पर उतरी हुई शुद्ध लाली अर्धांग को अंदर तक पागल कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बेहद कातिलाना मुस्कान सज गई, जिससे उसके दोनों गालों पर उसके गहरे डिंपल उभर आए। गौरांगी ने उसकी आंखों पर बार बार आ रहे उन हठी बालों को देखा और अपनी घबराहट को छुपाने के लिए अपनी नाजुक उंगलियों से उन्हें पीछे की तरफ किया। उसकी इस नाजुक छुअन से अर्धांग की पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। तब जाकर कहीं गौरांगी ने अपनी पूरी सांस ली, जो अब तक वो डर और घबराहट के मारे आधी अधूरी ही ले पा रही थी। अर्धांग ने मुस्कुराते हुए उसका वो हाथ अपने बालों से पकड़ा और नीचे किया और एक बार फिर अपनी नजरें उसके पूरे चेहरे पर जमा दी। उधर देखिए, वरना मैं अभी के अभी उठकर यहाँ से नीचे चली जाऊंगी। वो खुद को संभालते हुए थोड़ा कड़े लहजे में बोली। तुम्हें सच में ऐसा लगता है गौरांगी कि मैं तुम्हें अपने पास से इस तरह जाने दूंगा? उसने आंखें खोलकर सीधे उसकी रूह में जागते हुए पूछा। प्लीज इस तरह मत देखिए ना। वो लगभग गिड़गिड़ा उठी और उसने अपने छोटे से हाथ को अर्धांग के गाल पर रखकर उसका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। अर्धांग ने उसकी हथेली को अपने चेहरे से हटाया नहीं, बल्कि हल्का सा मुड़कर उसने उसकी उस कोमल हथेली के बीचों बीच अपने होंठ टिका दिए। जहां उसने चूमा, ठीक वहीं मेहंदी से वो सुंदर सा ए बना हुआ था। मेहंदी के उस चढ़े हुए गाढ़े लाल रंग को देखकर अर्धांग की आंखें एक अजीब सी जीत और खुशी से चमक उठी। उसने उसका वो हाथ अपने उस घायल हाथ की उंगलियों में पूरी तरह लॉक कर लिया। न जाने क्यों अर्धांग की इस बेहद पवित्र और समर्पित अदा को देखकर आज गौरांगी खुद को रोक नहीं पाई। उसने बहुत प्यार से अपना दूसरा हाथ उसके रेशमी बालों में फेरा। एक बेहद आत्मीय मुस्कान उसके चेहरे पर सज गई, जिसका एहसास शायद इस वक्त वो खुद भी नहीं कर पाई थी। आज बिना किसी बंदिश के पूरे हक से उसकी गोद में लेटा हुआ अर्धांग उसे दुनिया में सबसे प्यारा और अपना लगा। रात का वो गहरा अंधेरा, जिसके ऊपर फैली हुई जल्दी बुझती लाइटों की वो चमकदार चादर, आसमान में अपनी पूरी गरिमा से चमकता हुआ पूनम का चांद, बदन में हल्की सी सिहरन पैदा कर देने वाली ये ठंडी हवा और उसकी गोद में सुकून से लेटा हुआ अर्धांग। ये पूरा नजारा ऐसा लग रहा था मानो किसी महान चित्रकार ने कैनवास पर एक परफेक्ट पेंटिंग उतार दी हो, जिसमें रत्ती भर भी कोई कमी नहीं थी। सच ही तो है, कभी भी लाइफ में प्लान करके यादें नहीं बनाई जाती। यादें तो हवा का वो खुशनुमा झोंका है जो किसी तपती धूप में राहत की तरह आपकी जिंदगी में आकर उसे हमेशा कहानियों के लिए महका जाती है। आज रात उनके बीच जो ये अनमोल वक्त बन रहा था, वो उनकी आने वाली जिंदगी की वो अनमोल यादें थी, जो भविष्य में किसी भी मुश्किल पल में उनके होठों पर मुस्कान लाने के लिए काफी थी। गौरांगी, वो उसकी गोद में एक बार फिर करवट लेकर पूरा उसकी तरफ पलटते हुए बेहद प्यार से पुकारा। वो उसकी आंखों में उधर उस अगाध प्रेम के रंगों को देखकर धीमे से बोली, जब तुम मेरी दुल्हन बनोगी ना, तब पैरों में ये पायल हमेशा पहन कर रखना। क्यों? वो उसके उस रूप को निहारते हुए अनायास ही पूछ बैठी, ताकि मुझसे छिपने की, मुझसे दूर भागने की तुम्हारी हर कोशिश हमेशा इसी तरह नाकामयाब रहे जैसे आज हुई है। उसकी बात सुनकर गौरांगी एक बार फिर झेप गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मैं आपसे छिप नहीं रही थी। चाहे जितनी कोशिश कर लो खुद को मुझसे दूर रखने की, पर मुझे तुम्हारी ये आंखें बहुत अच्छे से पढ़नी आती हैं गौरांगी। रहना तुम्हें आखिर में मेरे ही पास है। मैं हर वक्त तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास मिलने वाले इस असीम सुकून को महसूस करने के लिए मैं अंदर से पूरी तरह बेसब्र हो जाता हूँ। वो अपनी नींद से बोझल होती आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए बेहद धीमे से बोला। अर्धांग के अलग अलग रूप हमेशा गौरांगी को हैरत में डाल जाते थे, कड़क, हिंसक, जुनूनी और अगले ही पल एक छोटे बच्चे की तरह समर्पित और शांत। पर उसके हर रूप में एक बात हमेशा बिल्कुल सेम रहती थी, और वो था उसका वो पवित्र प्यार, जो हर रूप में एक समान शिद्दत से झलकता था। वो अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक अर्धांग ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, उसकी गर्दन के पीछे डाला और एक झटके में उसे खुद के ऊपर थोड़ा और झुका लिया।
गौरांगी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे बेहद हैरान होकर देखने लगी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी और ठीक उसके अगले ही पल गौरांगी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। जब उसने अर्धांग के होठों का वो असीम, गहरा और पवित्र स्पर्श अपने होठों पर महसूस किया, इस अप्रत्याशित समर्पण और प्रेम के वेग में उसकी बंद आंखों के कोरे में खुशी और विवशता के 2 बूंद आंसू निकलकर गालों पर ढल गए। अर्धांग बेहद धीमे से अपनी नशीली आंखों को थोड़ा सा खोलता हुआ उसके होठों की मिठास को पूरी शिद्दत से खुद के भीतर समेट रहा था। हवा का एक तेज झोंका आया और गौरांगी का वो गुलाबी दुपट्टा उड़कर उन दोनों के चेहरों पर आ गिरा, जिसने इस पूरी दुनिया के शोर को उनसे हमेशा के लिए छुपा दिया। सुबह की पहली सुनहरी किरण के साथ जब गौरांगी की आंखें खुली तो कल रात छत पर हुआ अर्धांग का वो गहरा, जादुई स्पर्श उसके होठों पर अब भी जैसे थरथरा रहा था। अर्धांग की सारी जिद्दी पर बेहद प्यार भरी बातें याद आते ही न चाहते हुए भी गौरांगी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। क्या बात है, अकेले अकेले ही मुस्कुराया जा रहा है? अनुराधा ने कमरे में आते ही उसे शीशे के सामने खड़ा देखकर शरारत से टोका। हमें भी तो बता दो, आखिर कौन सी बात है जो सुबह सुबह चेहरे पर इतनी रौनक ला रहा है? गौरांगी हड़बड़ा गई। उसने अपनी नजरें चुराते हुए फुर्ती से बालों का जूड़ा बनाया और उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं तो। अरे बता भी दो अब। अनुराधा ने उसे पीछे से घेरा। तुम्हें अभी के अभी मोहल्ले की सारी महिलाओं को शाम की रस्म का बुलावा देने जाना है। लो बता दिया मैंने। गौरांगी तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कान्हा ने ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर आकर अपनी जुबान चला दी। इधर चौधरी हवेली में भी सुबह से ही भयंकर हंगामा मचा हुआ था। चादरें, बिस्तर, तकिए, मंदिर, यहाँ तक कि रसोई घर का एक एक कोना चमकाया जा रहा था। नौकरों की पूरी फौज काम पर लगी थी। अरे सब काम ढंग से करो, कोई भी छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए। चाची अम्मा को जानते हो ना, कमियां कितनी जल्दी पकड़ लेती है। कुलवंती देवी हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर चिल्ला रही थी। तभी उनकी नजर सामने से आती सोना पर पड़ी, जो एक भारी बनारसी साड़ी पहने जेवर लादे अपने पल्लू और घूंघट को संभालने की नाकाम जद्दोजहद में लगी थी। कुलवंती ने दांत पीसते हुए कहा, पहले ही कहती थी कि ये सब तौर तरीके सीख लो, पर नहीं, अब एकदम से सब सिर पर आ गया है तो आफत लग रही है। अरे चाची अम्मा के सामने तो हम भी आज तक 4 हाथ के घूंघट में रहते हैं, तो तुम तो हमारी भी बहू हो। काहे चिंता कर रही हो जीजी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी बेचारी। पास खड़ी अभियंता ने बीच बचाव किया। कब अभियंता, कब? अरे हमारे पैतृक गांव इटावा की चौधरी हवेली में जाकर देखो, औरतें आज भी मर्जाद में रहती है। लाड प्यार सब करेगी चाची अम्मा, पर जानती हो ना कि उनके नियम कितने कड़े हैं। तुमने तो खुद देखा है। हाँ जीजी, सो तो है, बाबूजी भी डरते हैं उनसे, और इनकी और जेठ जी की तो कभी नजरें नहीं उठती उनके आगे। बस एक हमारे अर्धांग को छोड़कर, उस पर उनका कुछ अलग ही स्नेह है। अभियंता ने मुस्कुराकर कहा, अपनी माँ पर गया है ना, दूसरों को काबू में कैसे रखना है उसे अच्छे से पता है। कुलवंती ने तुरंत ताना मारा। फिर उन्होंने पास ही सोफे पर बैठी नयनतारा की तरफ रुख किया, जो बिना घूंघट के पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी थी। और सुनो नयनतारा, जरा तमीज और कायदे में रहना। लाडला पोता है उनका अर्धांग, अगर इस तरह तितली की तरह हर टाइम उसके आगे पीछे घूमती मिली और चाची अम्मा ने देख लिया तो पर मसल देंगी तुम्हारे। नयनतारा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अपनी जगह से उठकर तल्खी से बोली, तो मैं भी साफ साफ बोल दूंगी कि मेरी शादी तय हुई है उनसे। जुबान खींचकर हाथ में दे देंगी तुम्हारी, समझी तुम? हमारे यहाँ खानदान की लड़कियां खुद अपनी शादी की बात बड़ों के सामने नहीं करती। कुलवंती ने उसे फिर से औकात दिखाई तो सोना ने आंखों ही आंखों में नयनतारा को शांत रहने का इशारा किया। नयनतारा गुस्से में पैर पटकती हुई दंदनाती हुई ऊपर छत की तरफ चली गई। कुलवंती ने जाते जाते सोना से कहा, अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ खुद को और नेहा को ठीक करो। उससे कहो अपना कमरा व्यवस्थित कर ले, और हाँ, अनिमेष से जरा तमीज से बात करना। अपने पति से कोई इस तरह बात करे जैसे तुम करती हो, चाची अम्मा को कतई पसंद नहीं आएगा। सोना ने चुपचाप हामी में सिर हिला दिया। नयनतारा हर रोज सुबह छत पर सिर्फ अर्धांग को एक नजर देखने आती थी, जब वो अपने कमरे में सो रहा होता था। हवेली की खिड़की से उसे देखकर आहें भरती और उसे पाने के लिए तड़प उठती, पर वो शख्स था कि कभी उसकी तरफ नजर उठाकर देखता तक नहीं था। नयनतारा ने दबे पांव आगे बढ़कर अर्धांग के कमरे की खुली हुई खिड़की के भीतर झांका। तभी अचानक अर्धांग के बेड पर रखा उसका फोन जोर से बज उठा। फोन की आवाज से अर्धांग के माथे पर तो कोई शिकन नहीं आई, पर नयनतारा बुरी तरह घबरा गई कि कहीं उसकी नींद टूट गई और उसकी नजर खिड़की पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। वो तुरंत भागकर दीवार की आड़ में छिप गई। 1-2 बेल जाने के बाद अर्धांग ने नींद में डूबे हाथ से फोन उठाया और बेहद अलसाई आवाज में बोला, हेलो, अभी भी सो रहे हो क्या आप? जैसे ही गौरांगी की खनकती हुई आवाज उसके कानों से टकराई, अर्धांग की आंखें एक झटके में चमक उठी। उसकी रात भर की खुशबू को खुद में महसूस करते हुए उसने मुस्कुराकर अपना मुंह वापस तकिए में घुसा लिया। नहीं बाबू, सो नहीं रहा हूँ, वो अपनी बेहद दिलकश और गहरी आवाज में बोला। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हो? करने देती ही कहाँ हूँ तुम कुछ, सिर्फ होठों को छूता हूँ तो तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं। वो वैसे ही आंखें बंद किए हुए सिर्फ उसकी आवाज से ही उसे अपने बहुत करीब महसूस करते हुए बेहद शरारत से बोला। उसकी ये बेबाक बात सुनकर गौरांगी ने जिस काम के लिए फोन किया था वो पूरी तरह भूल गई। उसके दोनों गाल दहक उठे, सांसें भारी हो गई। शर्मा चुकी हो मेरी जान, तो अब बता भी दो, कुछ जरूरी बात बोलने वाली थी ना तुम? अर्धांग आजकल इस कदर अपने अंदाज बदल रहा था कि गौरांगी का दिमाग काम करना बंद कर देता था। कभी खौफनाक गुस्सा, कभी आंखों की शरारत, तो कभी वो मुकम्मल स्पर्श। रात की बात याद आते ही उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वो मैं हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ कहने वाली थी? वो बस इतना ही बोल पाई। बस ये मत पूछा करो कि मुझे कैसे पता चलता है। बोलो ना, क्या कह रही थी? वो मेरा लहंगा अभी आना बाकी है, जो मैं केशव भाई की शादी में पहनने वाली हूँ। मैं तो कोई भी नॉर्मल सूट पहन लेती, पर अनुराधा बोल रही थी कि शादी में सब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो मुझे भी पहनना चाहिए। तो माँ कह रही थी कि घर में अभी और कोई फ्री नहीं है, इसलिए मैं अभिलाष के साथ मार्केट चली जाऊँ और अपना लहंगा ले आऊँ। ये कौन है और तुम उसके साथ क्यों जाओगी? गौरांगी के मुंह से उस लड़के का नाम सुनते ही अर्धांग की आंखों में पल भर में सारा खुमार गायब हो गया और एक भयानक जुनून उतर आया। वो
जो बाबूजी ने रिश्ता, बस आगे उसका नाम मत बोलना। तुम्हारे लिए इस दुनिया में सिर्फ मुझे चुना गया है। तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी, समझ में आया कि नहीं? वो गुस्से से लगभग बेड पर उठकर बैठ गया। चिल्लाना बंद करो, इससे तुम्हें कोई बात नहीं बताती मैं। पूरी बात सुनते ही नहीं और मुझे खाने के लिए दौड़ पड़ते हो। अब सीधे उठो, तैयार हो और खुद जाकर मेरे लिए वो लहंगा लेकर आओ। मेजरमेंट मैं तुम्हें मैसेज पर भेज रही हूँ और अनुराधा तुम्हें हमारे घर के बाहर गली में मिलेगी। उसे किसी भी तरह वो लहंगा थमा देना, उसे मैंने पहले ही समझा दिया है। गौरांगी ने बिना रुके एक सांस में अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। ये सुनते ही अर्धांग का गुस्सा शांत हो गया और वो एक बार फिर तकिए पर औंधे मुंह गिर पड़ा। गुड डिसीजन मेरी गुलाबो, और वैसे मेजरमेंट भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा नाप। वो एक बार फिर गहरी और रस भरी आवाज में मुस्कुराकर बोला। कैसे? वो नासमझी से पूछ बैठी। ये बात मिलकर प्रैक्टिकल करके बताऊं या फिर यहीं फोन पर बोलकर समझाऊं? बेशर्म हो तुम बिल्कुल, वो उसकी छिपी हुई शरारत को समझकर झेपते हुए बोली। सिर्फ तुम्हारे लिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वो धीमे से बुदबुदाई। सुनाई दे रहा है मुझे सब, अर्धांग हंसा। सुनाने के लिए ही बोला है। तो और सुन लो, पूरी जिंदगी तुम्हें ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, वो कुछ अटक कर गंभीर होते हुए बोली। अर्धांग ने आंखें बंद की। ज्यादा महंगा मत लेना, वो धीरे से संकोच में बोली। ये सुनते ही अर्धांग के स्वाभिमान को ठेस लगी। इतना कंगाल नहीं हूं मैं जो अपने होने वाली बीवी के खर्चे ना उठा सकूं। अपनी जिंदगी में किसी और की जेब से पैसे नहीं निकालूंगा कभी भी। तुम्हें पूरी जिंदगी जैसे भी रखूंगा, अपने खुद के दम पर रखूंगा, समझी तुम? कोई बात तुम बिना चिल्लाए नहीं बता सकते क्या? तुम बात ही ऐसी करती हो, क्या लगता है तुम्हें मैं बस सबके ऊपर रौब झाड़ता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ? शहर भर के लोग मुझे गुंडा कहते हैं, तो तुम भी मुझे वही समझ रही हो क्या? अर्धांग की आवाज में इस बार एक गहरी टिस थी। मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही, और फिलहाल मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह तुमसे बहस करने की मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, बोलकर उसने झटके से फोन रख दिया। अर्धांग मुंह बनाता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ। मूड तो उसका खराब हुआ था, पर फिर गौरांगी की उस लहंगे वाली बात को याद करके उसके चेहरे पर एक बार फिर एक खूबसूरत स्माइल आ गई। लहंगा, वो धीमे से बुदबुदाया और अपने बालों को हाथ से समेटा, जो फिर से उसकी पेशानी पर बिखर गए। इधर खिड़की के बाहर दीवार से चिपकी खड़ी नयनतारा अंदर चल रही इस पूरी बातचीत को सुनकर गुस्से से जल भुनकर राख हो चुकी थी। पूरी बात साफ साफ तो सुनाई नहीं दी, पर इतना उसे अच्छे से समझ आ गया था कि अर्धांग किसी लड़की से बेहद हक और दीवानगी से बात कर रहा था। उसका सीधा शक सीधे गौरांगी के ऊपर गया। वो गुस्से से पैर पटकती हुई नीचे सोना के कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर शास्त्री भवन में गौरांगी का अभिलाष के साथ मार्केट जाने से साफ मना कर देना अभिलाष को भीतर तक गुस्सा दिला गया था। उसका प्लान तो कुछ और ही था, जिस पर गौरांगी ने पानी फेर दिया था। वो आज सुबह से ही यहाँ शास्त्री भवन में सबकी जी हुजूरी करने और काम में हाथ बटाने सिर्फ इसलिए तो आया था ताकि सबकी नजरों में शरीफ बन सके और अपने गंदे प्लान को अंजाम दे सके। क्या हुआ अभिलाष, चिड़िया फिर से हाथ से निकल गई क्या? उसके पास खड़े उसके दोस्त निखिल ने धीरे से उसके कान के पास आकर ताना मारा। रहने दे भाई, तेरे बस का नहीं है। वैसे कमाल का प्लान है तेरी होने वाली बीवी का, शादी से पहले ही अपनी सुहागरात किसी और चौधरी के साथ मना लेगी, फिर तेरे पास आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभिलाष ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में गंदगी साफ झलक रही थी। अभी शादी में पूरा 1 हफ्ता बाकी है और उससे पहले ही इसकी सुहागरात मेरे साथ होगी, ये तय है। आज का वार खाली गया है तो क्या हुआ, कल का मौका हाथ से नहीं जाएगा, तुम बस देखते जाओ। वो बेहद मक्कारी और हवस भरी नजरों से सामने मेहमानों को नाश्ता सर्व कर रही गौरांगी को देखकर फुसफुसाया। लाइट ग्रीन कलर का सलवार सूट पहने, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए, वो आज सादगी में भी कमाल की खूबसूरत लग रही थी। पर अभिलाष अपनी नीच सोच में ये पूरी तरह भूल चुका था कि गौरांगी को छूना तो दूर, अब उसकी परछाई पर हक जताने का अधिकार भी उसके पास नहीं बचा था। और इस बात का आखिरी फैसला अब बहुत जल्द खुद अर्धांग चौधरी के हाथों होने वाला था। उस बड़े से आलीशान मॉल के नामी शोरूम में मौजूद लगभग हर अच्छी और ट्रेंडी ड्रेस चेक कर लेने के बाद भी अर्धांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी डिजाइन में वो ग्रेस नहीं दिखती जो वो अपनी गुलाबों पर देखना चाहता था। सर, आप ये ड्रेस किसके लिए ले रहे हैं? अगर थोड़ा सा हिंट दे देते तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल जो काफी देर से अर्धांग के उस रफ एंड टफ लुक और कातिलाना पर्सनालिटी पर अपनी जान छिड़क रही थी, आखिर मुस्कुराकर बोल ही पड़ी, उसे पैक कर दो। अर्धांग ने बिना एक पल गवाए सीधे एक ड्रेस की तरफ उंगली से इशारा किया। जी सर, अभी हो जाएगा। सेल्स गर्ल उसके कड़क अंदाज से थोड़ा झेपी और तुरंत उस लहंगे को उतरवाने बढ़ गई। तब जाकर अर्धांग ने एक सुकून की सांस ली, फिर उसने पूरे मॉल में एक सरसरी नजर घुमाई और कुछ सोचकर कदमों को एक्सेसरीज और ज्वेलरी काउंटर की तरफ बढ़ा दिया। जब अर्धांग अपनी काली स्कॉर्पियो से शास्त्री भवन की पिछली गली में पहुंचा तो अनुराधा पहले से ही बाहर टहलती हुई मिल गई। गौरांगी ने उसे पहले से ही फोन करके सचेत कर दिया था, इसलिए वो बड़ी चालाकी से आसपास के माहौल और बड़ों की हलचल पर नजर रखे हुई थी। लाओ जल्दी दो, वो अर्धांग की गाड़ी के रुकते ही उसके पास आकर दबे पांव बोली। अर्धांग ने फुर्ती से गाड़ी की पिछली सीट से शॉपिंग बैग्स उठाए और उसके हाथ में थमा दिए। इसमें तुम सबके लिए कुछ ना कुछ है, उसने अपनी भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही अनुराधा एकदम एक्शन में आ गई। उसने आंखें नचाते हुए कहा, ओहो, तो चौधरी साहब हमें रिश्वत दे रहे हैं ताकि हम मान जाए और अपनी लाडली बहन को चुपचाप आपके हवाले कर दें। अर्धांग ने एक पल में अपनी भौहें सिकोड़ी और कड़े लहजे में बोला, अभी के अभी वापस करो बाकी सारा सामान और सिर्फ गौरांगी का लहंगा लेकर ही अंदर जाओ। उसकी कड़क आवाज सुन अनुराधा बुरी तरह हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, अब इतनी दूर से लाए हो तो परेशान क्यों होना, मैं तो बस मजाक कर रही थी जीजू, आप लाए हो तो पहन ही लेंगे ना, आखिर वापस कर देंगे तो आप थोड़ी ना ये लड़कियों वाले झुमके कंगन पहनकर घूमेंगे। वो अपनी बात पर खुद ही एक बनावटी हंसी हंस पड़ी। उसकी इस अजीब सी बड़बोली और बचकानी हरकत पर न जाने क्यों अर्धांग के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और दुर्लभ सी मुस्कान तैर गई और अनुराधा वहीं जमीन पर जैसे जम गई। हे भगवान, इसके गालों पर डिंपल भी पड़ते हैं, मतलब भगवान जी ने सारी अच्छी खूबियां, सारा हुस्न इसी एक बंदे को देकर इसे मेरी बहन का पिया बनाने का फैसला किया था। ये तो हम जैसी सिंगल लड़कियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है भगवान, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मतलब एक ही पीस में सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। वो मन ही मन बड़बड़ाती हुई सीधे घर के अंदर भाग गई।
घर के अंदर आते ही लड़कियों का कबीला इकट्ठा हो गया। अर्धांग अनुराधा के लिए बेहद खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज, सुप्रिया के लिए चांदी के सुंदर इयररिंग्स और बड़ी बहन आराधना के लिए बहुत ही प्यारे कांच और कुंदन के मिक्स कंगन लाया था। तीनों बहनें अपनी अपनी पसंद देखकर हैरान थी। गौरांगी, क्या तुमने जीजू को बोला था हम लोगों के लिए भी कुछ लाने को? सुप्रिया ने चहकते हुए पूछा। गौरांगी ने कंगन समेटती आराधना की तरफ देखा और गहरी सांस ली। नहीं दीदी, वो जो कुछ भी करता है सिर्फ अपने मन से करता है। मुझसे पूछकर तो आज तक रास्ता भी नहीं बदला। तभी सुप्रिया ने चलते चलते पूछा, आराधना दीदी, जीजू कब तक आ रहे हैं? तो आराधना के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान तैर गई। जब तेरे जीजा जी को अपने जरूरी कामों से थोड़ा टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। आपने फोन नहीं किया उन्हें? किया था, पर उनकी कोई बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग चल रही थी। हो सकता है कल सुबह की पहली ट्रेन या गाड़ी से सीधा यहीं पहुंच जाए। शास्त्री भवन में तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। दूल्हे केशव की भारी शेरवानी आ चुकी थी, जिसे उसने कमरे में ट्राई करके भी देख लिया था और वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अनुराधा और सुप्रिया को प्रिया ने अपने घर बुला लिया था ताकि वो अपना शादी का भारी लहंगा पहनकर उन्हें दिखा सके कि उसकी फिटिंग कैसी आई है। इधर होने वाला दामाद अभिलाष अभी भी जगमोहन जी और श्याम मोहन जी की उंगली पकड़े मार्केट में ही घूम रहा था। वो शास्त्री परिवार के बड़ों की नजरों में अपनी नंबर 1 छवि बनाने का कोई भी छोटा बड़ा मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। घर के भीतर सारे गिफ्ट्स की पैकिंग, शगुन के लिफाफे और किस मेहमान को विदाई में क्या देना था, ये सारा जिम्मा अकेले गौरांगी ने अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया था। दूसरी तरफ वसुधा और विविधा ने मिलकर खानदानी जेवर, मंडप की सामग्री और बारात की विदाई की सारी छोटी बड़ी रस्मों की तैयारी पूरी कर ली थी। केशव, जिसे घर के बड़े ने दूल्हे होने के नाते ज्यादा काम नहीं दिया था, फिर भी उसने पूरे शहर में खुद जाकर खास मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने का काम अपने जिम्मे ले लिया था। लगभग रात के 2 बज चुके थे। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो घर के सभी लोग थककर चूर हो चुके थे और थोड़ी देर के आराम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अपनी छोटी भतीजी कुकू को सुलाने के बाद आराधना, सुप्रिया और अनुराधा भी गहरी नींद के आगोश में समा चुकी थी। गौरांगी भी बिस्तर पर लेटी तो सिर्फ सोने के लिए ही थी, पर उसकी किस्मत के पन्नों में इस वक्त चैन से सोना कहाँ लिखा था। अंधेरे कमरे में अचानक उसके तकिए के पास रखा उसका फोन थरथराते हुए जोर से बज उठा। उसने अपनी नींद से बोझिल और सूजी हुई आंखें जबरदस्ती खोली और स्क्रीन पर अर्धांग का नाम चमकते देख फोन उठाया। पास में सो रही छोटी कुकू फोन के वाइब्रेशन से थोड़ी सी हिली तो गौरांगी घबराकर तुरंत कंबल हटाकर मोबाइल हाथ में लिए दबे पांव कमरे से बाहर बालकनी की तरफ हट गई। क्या है अर्धांग, प्लीज अब सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। मैं सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ। उसने फोन कान से लगाते ही बेहद थके हुए सुर में अपनी लाचारी जाहिर की। दिन भर से एक बार भी बात तक नहीं की तुमने मुझसे। बस सुबह वो एक छोटा सा फोन किया था, उसके बाद सीधे गायब हो गई। दूसरी तरफ से अर्धांग की आवाज में एक अजीब सी शिकायत और भारीपन था। वो सुबह नहीं थी, दोपहर के 12 बज रहे थे। 12 बजे को सुबह नहीं कहते। वो दीवार से अपनी पीठ टिकाते हुए आलसाई स्वर में बोली, पर मेरी सुबह तो तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ही हुई थी ना। अब हो गई ना बात, अब प्लीज सो जाओ। वो अपना सिर एक तरफ टिकाकर आंखें बंद करते हुए बोली। वो वाकई शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी और ऊपर से आज दिन भर अभिलाष की वो गंदी हवस भरी नजरें उसका पीछा कर रही थी, जिससे उसका मन अंदर तक विचलित था। मुझसे मिलने आओ ऊपर छत पर, अर्धांग ने सीधे हुक्म सुनाया। नहीं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। मैं खुद आकर दवा लगा दूंगा, तुम बस चुपचाप ऊपर आओ ना। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प उभरी। सुनो अर्धांग, छत पर जाने की जिद मत करो। आज घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर कोई भी अचानक जाग गया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। गौरांगी, अगर मेरा बस चले ना तो मैं कल के कल ही तुम्हें जबरदस्ती अपनी दुल्हन बनाकर इस हवेली में ले आऊं। फिर देखूंगा कि तुम मुझसे कितनी दूर रहती हो। एक दिन, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद के वजूद से अलग नहीं होने दूंगा। अर्धांग ने अपने चीर परिचित जुनूनी और गुस्से से भरे अंदाज में कहा। ये सुनते ही गौरांगी की आंखों में छाई वो गहरी नींद एक झटके में हवा हो गई। आज ये दूसरी बार था जब वो किसी के मुंह से अपनी और अर्धांग की शादी की बात सुन रही थी। शाम को आराधना दीदी ने कहा था और अब खुद अर्धांग वही बात दोहरा रहा था। कहता तो वो ये बात हमेशा ही था, पर न जाने क्यों आज रात इस सन्नाटे में ये बात सुनकर उसका दिल पसलियों के पीछे बहुत तेजी से धड़कने लगा था। लहंगा कैसा लगा तुम्हें? अर्धांग ने अचानक अपनी टोन बदलते हुए पूछा। अच्छा है, उसने धीरे से कहा। सिर्फ अच्छा है? नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कल फंक्शन में उसे पहनकर सबसे पहले मुझे दिखाना, वो हक से बोला। वो खिड़की से बाहर आसमान के चांद को निहारकर बेहद धीमे से बोल पड़ी। पागल हो चुका हूं मैं तुम्हारे लिए गौरांगी। बस एक बार तुम्हारे इस भाई केशव की शादी शांति से निपट जाए, उसके बाद मैं अपनी जिद पूरी करने में एक पल का भी वक्त जाया नहीं करूंगा। अर्धांग के साफ ऐलान ने गौरांगी को एक बार फिर एक गहरी चिंता और खौफ के दलदल में धकेल दिया। शास्त्री भवन के इस हंसते खेलते शादी के माहौल में वो कुछ पलों के लिए इस कड़वे सच को भूल ही जाती थी, पर जैसे ही हकीकत सामने आती थी उसका दिल कांप उठता। क्या होगा जब ये सच सबके सामने आएगा? कैसे उसके स्वाभिमानी बाबूजी और रूढ़िवादी घर वाले इस रिश्ते को कभी अपना पाएंगे? ये सोचकर ही उसका दिमाग एक बार फिर भन्ना गया। टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अर्धांग ने फोन की दूसरी छोर से उसकी अचानक बढ़ी हुई भारी खामोशी को भापते हुए बेहद नरमाई से कहा। मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। बाकी सब कुछ तबाह कर जाऊंगा जो तुम कहोगी। मैं बस तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा गौरांगी। तुम्हारे लिए मैं खुद को भी भुला सकता हूँ। उसका ये निश्चल और अटूट समर्पण सुनकर गौरांगी की आंखें आंसू से भर आई। वो उसे कैसे कहे कि उसकी ये बेपनाह मोहब्बत ही उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून भी है और सबसे गहरा दर्द भी। मैं सुबह फोन करूंगी तुम्हें, अब सो जाओ तुम, बोलकर उसने अर्धांग की अगली बात सुने बिना ही झटके से फोन काट दिया। कॉल करते ही उसकी आंखों में रुके हुए वो गर्म आंसू गालों पर चुपचाप छलक पड़े। प्यार मुकम्मल हो जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। किसी का प्यार समझ ना आए तो वो सिर्फ दर्द बन जाता है। शास्त्री भवन में सुबह की पहली किरण के साथ ही मेहमानों की चहल पहल चरम पर पहुंच चुकी थी। शादी के घर के सारे जरूरी और मांगलिक काम सुबह सुबह ही शुरू हो चुके थे।
अभिलाष भी आज सुबह से ही शास्त्री भवन में इस कदर डेरा जमाए बैठा था मानो वही इस घर का इकलौता तारनहार हो। पूरे घर की नजरों में उसे आदर्श दामाद और हीरो जो बनना था, लेकिन उसकी वो तीर जैसी चुभती हुई हवस भरी नजरें गौरांगी को अंदर तक असहज कर रही थी। गौरांगी, उसने सीढ़ियों के पास से गुजरती गौरांगी को पीछे से आवाज दी। गौरांगी बिना पीछे मुड़े ही एक पल के लिए रुक गई। जी कहिए, मुझे अंदर कुछ जरूरी काम है, उसने बेहद रूखे स्वर में कहा। इतनी भी क्या जल्दी है, होने वाले पति हैं आपके, आज नहीं तो कल हमसे ज्यादा जरूरी काम भला क्या होगा आपके लिए। अभिलाष ने अपनी आवाज में बनावटी नजदीकी लाने की कोशिश की। यही बात आपको हमसे बोलनी थी या और कुछ भी कहना है? वो बिना उसकी तरफ देखे बोली। मैं तो बस ये कह रहा था। अभिलाष ने बात बढ़ाते हुए अचानक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। गौरांगी ने जैसे ही उसका हाथ अपनी तरफ आते देखा, वो झटके से 2 कदम पीछे दीवार से चिपक गई। उसकी आंखें खौफ और गुस्से से बड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? क्यों, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें छू सकूं? अभिलाष ने अपनी मर्दानगी का ढौस दिखाना चाहा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। गौरांगी की आंखों में साक्षात आग उतर गई। तभी वहां अचानक बड़ी बहन आराधना आ पहुंची। गौरांगी, जरा कुकू को पकड़ना बाबू, तेरे जीजू आ गए हैं, मैं जल्दी से उनके लिए रसोई में चाय बना दूं। आराधना की आवाज सुनते ही अभिलाष, जो गुस्से में गौरांगी की तरफ बढ़ने वाला था, झटके से पीछे हट गया और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़ ली। गौरांगी तुरंत कुकू को गोद में लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अभिलाष ने अपने दांत भींचे और खुद से फुसफुसाया, आज रात को ही मैं तुम्हें अच्छे से एहसास दिला दूंगा कि मेरा तुम पर क्या हक है और क्या नहीं। शाम को सब भाग दौड़ कर तैयार हो रहे थे। सबके चले जाने के बाद जब सुप्रिया और अनुराधा अंदर के कमरे में आई तो सामने खड़ी गौरांगी को देखकर उनकी नजरें वहीं थम गई। वो लगी इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर रही थी। अर्धांग का चुना हुआ वो ब्लश पिंक लहंगा उसके बदन पर इस कदर खिल रहा था मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। गौरांगी उस वक्त फोन हाथ में पकड़े अर्धांग से ही बात कर रही थी, जो इस वक्त फोन की दूसरी तरफ अपनी पूरी जिद पर अड़ा हुआ था कि उसे अभी के अभी गौरांगी को देखना है। देखो गौरांगी, मुझे इस वक्त बिल्कुल प्रवोक मत करो। अगर मेरा दिमाग घुमा ना तो अभी भरे पंडाल में तुम्हें जबरदस्ती उठाकर सीधे अपनी हवेली ले आऊंगा, समझी तुम? अब आगे से एक शब्द मत बोलना, चुपचाप मुझे अपनी फोटो भेजो। अर्धांग ने साफ और अंतिम आदेश सुनाया। हाँ ठीक है, भेज रही हूँ। वो उसके उस तिलमिलाते हुए शब्दों की तपिश को महसूस कर हार मानते हुए बोली। सच तो ये था कि उस लहंगे में जैसा अर्धांग ने अपने जहन में कल्पना की थी, वो उससे भी कई ज्यादा कयामत ढा रही थी। अनु सुन प्लीज, मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचकर जल्दी से इनके पास भेज दे, वरना ये आज रात मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। गौरांगी ने अपना फोन अनुराधा के आगे बढ़ाते हुए थके हुए स्वर में कहा। अनुराधा तो उसे देखकर अभी तक होश में ही आ रही थी। इनके पास? अनुराधा ने अपनी आंखें मटकाकर बेहद शरारती अंदाज में चढ़ाया। रहने दो, मत खींचो, जाओ यहाँ से। गौरांगी झेप गई। अरे लाओ लाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अनुराधा ने फुर्ती से फोन हाथ में लिया। उसने गौरांगी के सिर पर लहंगे का वो बारीक काम वाला पल्लू सलीके से रखा और झटपट एक परफेक्ट फोटो क्लिक करके सीधे अर्धांग के नंबर पर सेंड कर दी। लो साहिबा, हो गया आपका काम। इन सब फालतू के कामों में कुछ ज्यादा ही फुर्ती नहीं है तुम्हारे भीतर? गौरांगी ने अपना लहंगा संभालते हुए कहा। वो तो है ही, आखिर भगवान ने पूरी दुनिया में मेरा एक ही पीस तो बनाया है। अनुराधा ने कॉलर ऊंचा किया। उधर हवेली के कमरे में जैसे ही अर्धांग की स्क्रीन पर वो फोटो फ्लैश हुई, वो उसे देखकर पूरी तरह पागल सा हो उठा। उसकी आंखों की जो प्यास थी वो गौरांगी को इस रूप में सामने से देखने के लिए 100 गुना बढ़ गई। अब वो इसके बाद शांत बैठ जाए और अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ ना करे, भला ऐसा कभी मुमकिन हो सकता था? मैरिज गार्डन के एक कोने में अभिलाष और उसके मम्मी पापा भी सज धज कर आ चुके थे। अभिलाष के कॉलेज के कई आवारा दोस्त भी आज इस वीआईपी शादी का मजा लेने के लिए उसमें शामिल हुए थे। जैसे ही उन लड़कों की गंदी नजर ब्लश पिंक लहंगे में चमक रही गौरांगी पर पड़ी, वो तुरंत कोनी मारकर अभिलाष से धीरे से बोले, तो भाई क्या सोचा है आज की रात का? माल तो एकदम कड़क लग रहा है, सब कुछ पूरी तरह सेट है, बस एक बार सही मौका मिलने की देर है। अभिलाष ने अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए गौरांगी को ऊपर से नीचे तक देखा। शादी के इस जश्न में पूरा मोहल्ला और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए थे, बस चौधरी हवेली के बड़े लोगों को छोड़कर, क्योंकि जोरावर चौधरी इस तरह की भीड़ भाड़ में कम ही जाते थे। आज न जाने क्यों आराधना की छोटी बेटी कुको सुबह से लगातार रोए ही जा रही थी। उसे चुप कराते कराते आराधना की हालत खराब हो रही थी। शायद शादी का ये भयानक शोर शराबा और भीड़ उस छोटी बच्ची को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी गहमा गहमी के बीच आखिरकार जयमाल का शुभ वक्त हो चला। बेहद खूबसूरत भारी लाल लहंगे, हाथों में खनकती लाल चूड़ियां और गले में पुश्तैनी ज्वेलरी पहने अपनी सहेलियों के बीच घिरी प्रिया ने धीमे धीमे कदमों से स्टेज पर खड़े केशव की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो वाकई आज किसी राजकुमारी की तरह सुंदर लग रही थी और शेरवानी में केशव भी बेहद शालीन और हैंडसम लग रहा था। जैसे ही दोनों स्टेज के केंद्र में आए, बैकग्राउंड में बज रहे सुंदर और रोमांटिक म्यूजिक के बीच उन्होंने जयमाला एक दूसरे के गले में डाल दी। इसके बाद स्टेज पर बड़ों के आशीर्वाद और फोटो खिंचवाने का सिलसिला चल निकला। ठीक इसी समय जब सबका ध्यान स्टेज की तरफ था, अभिलाष ने शादी शुरू होने से पहले ही एक केटरिंग वाले आदमी को, जो मेहमानों को पानी, जूस और स्नैक्स सर्व करने में लगा था, चुपके से एक कोने में बुलाया। उसने उसकी जेब में कुछ पैसे ठूसे और एक खास ग्लास समझाकर उसने उन लड़कियों की तरफ भेज दिया जहाँ फेरों के लिए मंडप की तैयारी चल रही थी। अभिलाष दूर खड़ा होकर अपनी शातिर नजरों से उस वेटर पर नजर रखने लगा और हुआ भी वही। वेटर सीधा लड़कियों के झुंड के पास गया और उसने बड़ी चालाकी से गौरांगी के हाथ में वही नशीला जूस का ग्लास पकड़ा दिया जो अभिलाष ने उसे खास तौर पर तैयार करके देने को बोला था। गौरांगी ने बिना कुछ सोचे प्यास के मारे उस जूस की 2-4 घूंट पी ली। अभिलाष के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसका आधा प्लान पूरी तरह कामयाब हो चुका था, अब आगे के मुख्य प्लान को अंजाम देना बाकी था। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि दवा के असर करने में अभी थोड़ा वक्त है और इतने समय में वो बड़ों के बीच अपनी एक नई चाल चल सकता है। आंटी जी सुनिए। अभिलाष बेहद शरीफ चेहरा बनाकर सीधे बिबिशा चाची के पास जाकर खड़ा हुआ। जी बेटा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या यहाँ? बिबिशा ने हमेशा की तरह बेहद प्यार और अपनेपन से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी। दरअसल माँ का इस शादी के भयंकर शोर शराबे की वजह से सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे उनके लिए कोई पेन किलर टैबलेट लानी थी, तो क्या आप मुझे बता देंगी कि यहाँ पास में कोई मेडिकल स्टोर या डॉक्टर है? अरे बेटा, इसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, दवाई तो हमारे घर पर ही रखी है। अब इतने सारे मेहमान घर आए थे तो हमने पहले से ही सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी की सारी दवाइयाँ लाकर अलमारी में रखवा दी थी, तो
तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। कहाँ है तुम्हारी माताजी? विविधा तुरंत जाने के लिए मुड़ी। अभिलाष ने घबराकर उनका रास्ता रोका। अब आंटी, आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। घर की ही तो बात है, और अभी यहाँ मंडप पर आपकी बहुत जरूरत है। आप बस मुझे चाबी दे दीजिए या समझा दीजिए। ऐसे कैसे बेटा, तुम मेहमान हो। रुको, मैं अभी अनुराधा या सुप्रिया में से किसी को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। विभीषा ने चारों तरफ नजर घुमाई। नहीं नहीं आंटी, रहने दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। अभिलाष का निशाना चूक रहा था। तभी पास खड़ी वसुधा ताई जी उनकी बात सुनकर तुरंत बीच में बोली, अरे विविधा, घर की चाबी तो इस वक्त गौरांगी के पास है ना। तुम रुको बेटा, मैं अभी के अभी गौरांगी को बुलाकर तुम्हारे साथ घर भेजती हूँ। आखिर होने वाली सास का सिर दर्द हो रहा है, तो बहू को इतनी सेवा तो करनी ही चाहिए। बोलकर वसुधा ताई जी पीछे की तरफ मुड़ गई। ये सुनते ही अभिलाष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका बिछाया हुआ जाल बिल्कुल सही निशाने पर बैठा था। उधर मंडप के पास खड़ी गौरांगी का सिर अचानक बहुत तेजी से घूमने लगा था। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता महसूस हुआ और उसके हाथ पैर अचानक बर्फ की तरह ठंडे पड़ने लगे। सुनो गौरांगी, तभी वसुधा ताई जी ने आकर उसे पीछे से हिलाया। जल्दी से घर जाओ, सिर दर्द की दवाई तुम्ही ने अलमारी में रखी है ना, उसे लेकर तुरंत आओ। अभिलाष की माँ का सिर दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा है। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। होने वाली सास है तुम्हारी वो हमेशा की तरह थोड़ा चिल्ला कर बोली। लेकिन इस वक्त गौरांगी को उनके शब्द बहुत ही धीमे और अधूरे अधूरे से समझ आ रहे थे। माँ, मैं गौरांगी ने अपनी भारी होते हुए सिर को संभालने की कोशिश की। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं गौरांगी के साथ खुद चल रहा हूँ। हम अभी दवाई लेकर आते हैं। गौरांगी जो अपनी अस्वस्थता के बारे में कहना चाहती थी, उसकी बात को बीच में ही बेरहमी से काटते हुए अभिलाष जल्दी से बोला। वो जानता था कि अब उसने शास्त्री परिवार के बड़ों के बीच इतना अटूट विश्वास तो बना ही लिया है कि वो आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। चलो गौरांगी, वो एक शातिर मुस्कान के साथ उसके पास आकर बोला। गौरांगी न जाने किस बेसुध मूड और मजबूरी में उसके साथ गार्डन के पीछे गेट से बाहर की तरफ चली। उसके ठंडे पड़ते हाथ पैर और लड़खड़ाते कदम उसके लिए एक जगह सीधा खड़े होना भी नामुमकिन बना रहे थे। रास्ते में वो अचानक बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई तो अभिलाष का चेहरा हवस से चमक उठा और वो उसे अपनी बाहों में पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लाओ, मैं संभालता हूँ, मैं ठीक हूँ। गौरांगी ने झटके से उसका हाथ पीछे किया और खुद को संभालते हुए तुरंत दूर हटकर बोली। उसका अंतर्मन उसे लगातार सचेत कर रहा था। जैसे ही वो शास्त्री भवन पहुंचे, उसने कांपते हाथों से तुरंत जाकर घर का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। तब तक उसका पूरा वजूद उस नशीले भारी एहसास से पूरी तरह भर चुका था। आप यहीं बाहर लॉबी में रुकिए, मैं अलमारी से दवाई लेकर अभी आती हूँ। वो उस मरनासन हालत में भी अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर ही रोककर अकेले अंदर के कमरे की तरफ बढ़ी। इस सूने घर में इस हालत में अभिलाष के साथ अकेले एक छत के नीचे होना उसके दिल को रत्ती भर भी रास नहीं आ रहा था। अभिलाष बाहर ही रुक गया। वो चेहरे पर एक विकृत मुस्कान लिए खड़ा रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि कुछ मिनटों के बाद उस लड़की के भीतर इतना होश भी बाकी नहीं रहेगा कि वो उसका विरोध कर सके। अंदर अंधेरे कमरे में आते ही गुंजर को देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसे एक झटके में एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत घिनौना हुआ है। उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मेज पर रखा अपना फोन उठाया। स्क्रीन ऑन होते ही उसकी धुंधली आंखों के सामने सबसे ऊपर अर्धांग का नंबर फ्लैश हुआ। उसने बिना सोचे अपनी अंतिम सांस की उम्मीद में उस नंबर को प्रेस किया और कॉल कनेक्ट होते ही उसका पूरा शरीर बेजान होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। खुलती बंद होती आंखों से उसने देखा पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था और सिर्फ उसे ही देख रहा था। साथ में भरी हुई मांग और मंगलसूत्र के साथ प्रिया भी केशव के साथ खड़ी थी। खुद पर एक मजबूत पकड़ महसूस कर उसने देखा कि अर्धांग, जिसकी गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी, उसे संभाले हुए खड़ा था। ये देखिए आप सब लोग, ये लड़का इसके साथ यही था और जब मैंने कुछ बोला तो इसने मेरे साथ मारामारी की। अभिलाष, जो अपनी नाक और मुंह से निकलते हुए खून को पोंछते हुए अपनी मां की ओट लेकर बोला, मार दूंगा मैं तुझे अगर एक शब्द भी और तुम्हारे मुंह से निकला। अर्धांग गुस्से से चीख कर बोला तो वो सहम कर पीछे हट गया और उसके हाथ पैर कांप गए। कुछ देर पहले की अर्धांग की मार उसके जिस्म में सिहरन पैदा कर गई थी। उसे तुरंत वो सब याद आ गया। गौरांगी के गिरने के बाद जब वो आया तो उसने उसे उठाकर बेड पर डाला। अर्धांग, उसके होठों से उसका नाम सुन वो बौखला गया। अभिलाष, बोलो गौरांगी, किसी और का नाम तुम्हारे होठों से शोभा नहीं देता। वो उसका मुंह दबाकर बोला। हाथ मत लगाओ मुझे, वो मरी हुई आवाज में बोली। हाथ नहीं, आज सब कुछ करूंगा तुम्हारे साथ, फिर देखता हूँ कैसे किसी और को ये मौका देती हो तुम। फिर शादी भी मेरे साथ होगी, पूरी जिंदगी तुम्हारे इन्हीं होठों को बहुत तकलीफ होगी जिनसे तुम किसी और का नाम लेती हो। वो उसके पूरे जिस्म को निहार कर बोला, जो उस लहंगे में लिपटा हुआ उसकी नीयत खराब कर रहा था। छोड़ो मुझे, वो अपनी पूरी ताकत समेटकर उसे धक्का देकर बोली। अभिलाष, जो लगभग उस पर झुका हुआ था, लड़खड़ा गया। गौरांगी, वो गुस्से से चीखा और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो लहराकर फिर बेड पर गिर गई। प्लीज जाने दो मुझे, वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली। अच्छा, जाने दूं, ताकि मुझ तक पहुंचने से पहले किसी और को अपनी खूबसूरती दे दो। बेवकूफ नहीं हूँ गौरांगी, मैं उस दिन क्लब में जान गया था कि जो लड़का वहां आया था वो आशिक था ना तुम्हारा। छूता तो वो भी होगा तुम्हें, तो अगर मैं छू लूंगा तो क्या गलत है, वो वाहियात तरीके से बोला। तो गौरांगी की आंखों में गुस्सा उतर आया। चुप करो कमीने इंसान, वो एक बार फिर चिल्ला उठी और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी उसने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। कमीना हूँ मैं तो आज दिखा ही देता हूँ कमीनापन, और ऐसा कमीनापन दिखाऊंगा कि हीरो की तरह तुम्हारे माँ बाप के सामने आऊंगा और गलत साबित करूंगा तुम्हें। उसके बाद शादी भी करूंगा तुमसे और पूरी जिंदगी इस बात की सजा भी दूंगा तुम्हें। ये बोलते हुए उसने उसे बेड पर पटक दिया। उसकी एक आह निकली, कमर पर एक तकलीफ का एहसास उसकी पलकें भिगा गया। अभिलाष उसकी बेबसी देख जैसे ही उसके दुपट्टे की तरफ उसे खींचने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे अपनी कलाई टूटी हुई महसूस हुई। पलटकर देखा तो अर्धांग खड़ा था।
गुस्से से भारी उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने कान में लगाया मोबाइल साइड में फेंका, जिस पर गौरांगी की कॉल आते ही उसने उठा लिया था। रास्ते में आते हुए उसने फोन पर उनके बीच की सारी बातें सुन ली थी, जिसने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था। हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? वो लगभग उसका हाथ मोड़कर तोड़ देने की स्थिति में ले जाते हुए बोला। अभिलाष तड़प उठा। उसने एक ही झटके में उसे सामने फेंका। वो सीधे दीवार से टकराया और उसकी नाक से खून की धार बह निकली। इसके बाद वो नहीं रुका। उसके बढ़ते हुए वार अभिलाष की जान जाने का डर पैदा कर रहे थे। उसके ऊपर पागलपन सवार हो गया था। जिस लड़की पर वो किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उस पर अभिलाष ने गलत नजर डाली थी और हाथ उठाया था। वहाँ रखा हुआ कांच का जग जैसे ही अर्धांग ने उसके सिर पर मारना चाहा, पीछे से गौरांगी की आवाज ने उसके हाथ रोक दिए। वो आधी बेहोशी में बोल रही थी। अर्धांग ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बाबू, क्या बोल रही हो बच्चा? वो उसके उसी गाल को चूम कर बोला जिस पर अभिलाष की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। एक आह उसके मुंह से निकली तो अर्धांग ने ध्यान दिया कि उसके होठों के स्पर्श से उसे दर्द हुआ होगा। एक बार फिर वो गुस्से से भरकर अभिलाष की तरफ मुड़ने को हुआ तो गौरांगी ने डर और तकलीफ से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। ये महसूस कर अर्धांग तड़प उठा। गुस्से को काबू करते हुए उसकी आंखें नम हो उठी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा। वो उसके बालों को चूम कर बोला। अभिलाष, जिसके हर अंग में दर्द भर चुका था, सिर्फ अपनी जान बचाने के डर से वहां से भाग खड़ा हुआ। अर्धांग उसे मार ही डालता आज, पर गौरांगी की उस पर कसती हुई पकड़ उसे कमजोर कर गई। कुछ नहीं होगा बाबू, पानी पीना है? वो उसके बाल सहलाकर बोला। उसने मेरे साथ, वो भरे हुए गले से बोलने को हुई। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें और ना कभी होगा। वो उसके बाल जो बिखर चुके थे कान के पीछे कर प्यार से बोला तो वो एक बार फिर उसके पास खुद को सुरक्षित महसूस कर उसके सीने से लग गई। इसके बाद जो अभिलाष ने वहां जाकर कहा, उसका नतीजा ये हुआ जो आगे एक फैसले का आह्वान था। देख लियो भाई साहब, क्या दशा कर दी है मेरे बेटे की, आपकी बेटी और उसके आशिक ने। अभिलाष की मां दांत पीसकर बोली तो जगमोहन जी मुंह फेरकर वहीं पड़े पलंग पर बैठ गए। आधी बेहोशी में भी गौरांगी ने उनके चेहरे का अविश्वास परख लिया। दीदी, वो खुद को संभालकर आराधना की तरफ बढ़ी तो आराधना ने उसके कंधे पकड़ लिए। ये मेरे साथ गलत करना चाहता था दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अर्धांग मुझे बचाने आया था। वो धीमे धीमे बोली। आराधना उसकी बात की सच्चाई उसकी भरी हुई आंखों में देख पा रही थी। झूठ मत बोल गौरांगी, कौन गलत करने आया था ये हमें दिखाई दे रहा है। ये गुंडा जो जेल काट कर आया है, इसकी शराफत की कसीदे पढ़ रही है तू, जिस पर एक खरोच भी नहीं है, वो देवता, और जो मरने की हालत में है वो तेरे साथ गलत करेगा। उसकी माँ आगे बढ़कर बोली। सही कहते थे तेरे बाबूजी कि मैंने ही छूट दिया तुझे, उनकी लिखी कुंडली कभी गलत नहीं होती। तूने इस लड़के से रिश्ता जोड़कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, शर्म नहीं आई तुझे? माँ, गौरांगी के मुंह से दर्द से निकला। उनकी बात सुनकर वो बिल्कुल सफेद सी पड़ गई। श्याम मोहन जी ने मामले को बढ़ते देख सब मेहमानों के हाथ जोड़े और उन्हें तुरंत विदा किया। प्रिया के मम्मी पापा को भी, जिन्होंने जाते हुए प्रिया की तरफ देखा तो उसने पलके झपकाकर उन्हें जाने का इशारा किया। आखिर वो भी सबकी राजदार थी और कहीं ना कहीं जानती थी कि गौरांगी गलत नहीं बोल रही थी। कान्हा और केशव बस जो हो रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रिया, आराधना, अनुराधा, सुप्रिया सब चाहकर भी जबान नहीं हिला पा रही थी। वो जानती थी कि अगर कोई भी बोला तो बात और भी बिगड़ेगी। कान्हा, डॉक्टर को लेकर आओ अभिलाष के लिए, जगमोहन जी चिल्ला पड़े। जी जी ताऊ जी। उनका ये कहना उन सबको समझा गया कि उन्होंने मान लिया है कि गौरांगी की ही गलती है। अरे लाज नहीं आई तुझे? ललिता उसे झकझोरते हुए बोली तो अर्धांग से सहन नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा तो आराधना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गौरांगी के हाथ पैरों में अब भी जान नहीं थी। वो लड़खड़ा गई तो अर्धांग ने आखिरकार आगे बढ़कर उसे खुद में समेट लिया। बस! वो पूरी ताकत से चिल्ला उठी। सब सहम कर पीछे हट गए। अभिलाष की तो जान हलक में अटक गई। सिर्फ एक तरफ से फैसला सुनाने वाले लोग सुने तो थे, आज देख भी लिए, और आप लोगों के ऊपर अब मुझे यकीन नहीं है, इसलिए अब जो होगा मेरी मर्जी से होगा। हाँ, मैं करता हूँ गौरांगी से प्यार और शादी भी करता आप लोगों से बात करके, सिर्फ इसकी मर्जी के कारण, क्योंकि इसका मानना था कि आप लोगों की सहमति जरूरी है। और हूँ मैं गुंडा, आवारा, पर अगर शरीफ इस आदमी के जैसे लोग होते हैं तो मुझे घमंड है खुद पर कि मैं ऐसा हूँ। वो अभिलाष की तरफ उंगली उठाकर बोला। और अब इन जैसे शरीफ लोगों के बीच में गौरांगी को रहने नहीं दे सकता, बोलकर वो गौरांगी की तरफ मुड़ा। अपना फोन दीजिए दीदी, वो आराधना की तरफ जाकर बोला तो उन्होंने सर हिलाकर अपना फोन उसे दे दिया। उसने एक मैसेज टाइप कर डाला और गौरांगी का हाथ पकड़ा। चलो, बहुत जिद मान ली तुम्हारी, अब आज ही होगी शादी, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, अब जो होना था हो चुका, अब इससे ज्यादा मेरी बर्दाश्त के बाहर है। पर गौरांगी टस से मस ना हुई। चलो गौरांगी, अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो चिल्लाकर बोला। बाबूजी, वो उसका हाथ छुड़ाकर जगमोहन जी के पैरों के पास आकर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मेरा भरोसा करें। वो धरा प्रभा रोकर बोली। उन्होंने मुंह फेर लिया। वसुधा, इससे कहो अभी भी कुछ बाकी है क्या, जो ये हमसे छीनना चाहती है? जो करना था कर चुकी है। उनके कहे शब्द गौरांगी को तीर की तरह चुभे। गौरांगी के कदम खुद ब खुद पीछे बढ़ गए। तभी केशव आगे बढ़ा तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, वो हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, जो हो रहा है होने दीजिए केशव, प्लीज, मैं आपको सब समझा दूंगी, आप बस आज खामोश रहिए, यही समझ लीजिए कि ये मेरा आपकी तरफ से शादी का गिफ्ट है। पर प्रिया, मैं कोई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, गौरांगी मेरी बहन है, आखिर उसकी बात मुझे सुननी तो होगी। जानती हूँ आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर भरोसा रखिए, आज जो हो रहा है होने दीजिए। अर्धांग आगे आया। उसका गुस्सा इस कदर उस पर हावी था कि वो पागल सा हो रहा था। फिर भी गौरांगी के गिरते हुए आंसू और आंखों की इल्तिजा वो ठुकरा न सका। उसने गहरी सांस ली। देखिए अंकल, वो बोलने को हुआ तो जगमोहन जी ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। उसने गौरांगी की तरफ गुस्से से देखा और आंखों में बोला कि देख लो, ये नहीं सुनेंगे, और उसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जहाँ मंडप बना हुआ था उसे ले जाने लगा।
अर्धांग के कहे अनुसार अनिमेश तुरंत पंडित जी को बुला लाया था। अर्धांग के भेजे उस एक मैसेज से उसे कुछ खास समझ तो नहीं आया था, पर उस समय के माहौल को देखते हुए उसने अर्धांग की बात मान लेने में ही समझदारी दिखाई। लेकिन कहते हैं ना कि आग जब लगती है तो उसकी लपटें फैलती ही है। हवेली की औरतों को भी प्रिया की मम्मी के जरिए अंदर चल रहे इस पूरे ड्रामे की भनक लग चुकी थी। नयनतारा की हालत तो ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। इत्तेफाक ये हुआ कि विक्रम, संग्राम और जोरावर चौधरी चाची अम्मा को लेने स्टेशन गए थे, लेकिन कुलवंती ने यहाँ बेहद आश्चर्यजनक एंट्री मारी। आखिर ललिता को नीचा दिखाने का इससे अच्छा और सुनहरा मौका उन्हें दोबारा कहाँ मिलता। अभी के लिए घर के मर्दों और चाची अम्मा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो नेहा और सोना को लेकर सीधे लगन मंडप में पहुंच गई। कुलवंती अच्छी तरह जानती थी कि अर्धांग की कई और की हुई बात को घर में कोई काट नहीं सकता था, फिर चाहे वो खुद चाची अम्मा ही क्यों ना हो। आखिर अर्धांग उनकी आंखों का तारा जो था, और फिर अगर कोई रोकना भी चाहता तो क्या यह शादी रुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। इसलिए कुलवंती ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जब मोहन जी को छोड़कर पूरा शास्त्री परिवार वहां मंडप के पास आकर खड़ा हो गया था, कुलवंती ने मंडप में कदम रखते ही सबसे पहले अर्धांग को देखा, जो गुस्से से लाल आंखें लिए हवन कुंड की तरफ एकटक घूर रहा था। गौरांगी की आंखों से बहते आंसू अर्धांग को भीतर तक तकलीफ दे रहे थे। गौरांगी ने अपनी बेबसी में जब अर्धांग का हाथ पकड़कर खुद को संभालना चाहा तो गुस्से से तमतमाए अर्धांग ने उसका हाथ झटक दिया। आखिर उसका ये सारा गुस्सा और नाराजगी अब गौरांगी पर ही तो निकलने वाला था। रुको, कुलवंती की आवाज गूंजी। अर्धांग ने मुड़कर अपनी लाल लाल आंखों से उनकी तरफ देखा तो कुलवंती भी एक पल के लिए सकपका गई। आखिर उस समय अर्धांग से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं थी। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि हमारे घर की सगुन की चुनरी तो डाल लो इसके सिर पे, आखिर बहू तो हमारे ही घर की बनेगी ना। कुलवंती ने ललिता की तरफ मुंह मोड़कर तंज कसा तो ललिता तिलमिलाकर रह गई, पर अर्धांग के डर से कुछ बोल नहीं पाई। जाओ नेहा, बक्से से भागकर वो जड़ाऊ चुनरी निकाल लाओ। कुछ ही देर में लगन मंडप में बैठी गौरांगी के सिर पर सोने के तारों से कड़ी वो भारी जड़ाऊ चुनरी डाल दी गई। पंडित जी ने विवाह के पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। माहौल भले ही तनाव और नफरत से भरा था, पर उन दोनों की प्रेम की तपन ने वहां की हवा में एक अलग ही एहसास भर दिया था। गठबंधन कीजिए, पंडित जी के कहते ही कुलवंती ने इशारा किया। नेहा ने आगे बढ़कर गौरांगी की चुनरी का पल्ला हाथ में लिया और अर्धांग की तरफ देखा, जो इस समय मरून शर्ट और जीन्स में बैठा था। अर्धांग ने इशारे से अनिमेश से कुछ मांगा तो अनिमेश ने तुरंत एक पीला पवित्र कपड़ा उसके कंधों पर डाल दिया, जिससे गठबंधन की गांठ बांध दी गई। फेरों के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी ने आदेश दिया। अर्धांग ने एक बार फिर मुड़कर गौरांगी को देखा, जो अब भी लगातार रोए जा रही थी। वो उसकी मानसिक तकलीफ को समझता था, पर इस समय उसका अपना गुस्सा उस पर हावी था। उठ जाओ तुरंत, वो गौरांगी की तरफ घूरते हुए सख्त आवाज में बोला। गौरांगी ने दुनिया भर की नाराजगी और बेबसी से उसे देखा और भारी कदमों से उठकर खड़ी हो गई। हर एक फेरे के साथ वो अर्धांग के साथ जन जन के बंधन में बंधती जा रही थी, और उसके साथ ही उसकी आंखों से बहते आंसू और तेज होते जा रहे थे। जहां आमतौर पर शादियों में लड़कियों के सीने में इन फेरों के वक्त एक संकोच, एक मीठी सी गुदगुदी होती थी, वहीं गौरांगी के लिए उसके अपने माता पिता का यह तिरस्कार उसे उन तमाम खूबसूरत एहसासों से दूर कर रहा था। 7 फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी ने सिंदूर की डिबिया अर्धांग की तरफ बढ़ा दी। अर्धांग ने एक सिक्के की मदद से 5 बार गौरांगी की सूनी मांग में सिंदूर सजा दिया। सिंदूर की कुछ लाली बिखरकर उसकी नाक पर भी गिर गई, जिसे हिंदू रस्मों में बेहद भाग्यशाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गौरांगी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। एक ऐसा एहसास जिससे वो अब तक अछूती थी उसकी रगों में दौड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब वो किसी की बेटी और बहन होने के साथ साथ किसी की पत्नी भी बन चुकी है, और अब उसके जीवन पर सबसे बड़ा हक उसके पति का है। विडंबना तो देखिए, मात्र 2 चुटकी सिंदूर किसी अल्हड़ सी लड़की को एक ही पल में कितना जिम्मेदार और गंभीर बना देता है। और ये खूबी सिर्फ एक स्त्री में ही होती है, जो एक पल में किसी दूसरे के परिवार को पूरी तरह अपना बना लेती है। अब मंगलसूत्र पहनाइए, पंडित जी के कहते ही गौरांगी की आंखें खुल गई। चूंकि जल्दबाजी में मंगलसूत्र का कोई इंतजाम नहीं था, तो पंडित जी तुरंत बोले, कोई बात नहीं जजमान, अभी के लिए लड़के की तरफ से सोने का कोई भी गहना कन्या के गले में डाला जा सकता है। अर्धांग ने तुरंत अपनी उंगली की तरफ देखा, जिसमें उसकी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी एक प्यारा सा सोने का छल्ला पड़ा हुआ था। उसने वो छल्ला निकाला और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने उसे एक पवित्र लाल कलावे में पिरोकर अर्धांग की तरफ बढ़ा दिया। अर्धांग ने वही कलावा उसके गले में पहना दिया। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, सब बड़ों का आशीर्वाद लें। जैसे ही वे दोनों आशीर्वाद लेने के लिए उठे, गौरांगी मुश्किल से 2 कदम ही चल पाई होगी कि इतनी देर के मानसिक तनाव, लगातार रोने और कमजोरी के कारण उसका सिर घूम गया। वो जैसे ही जमीन पर गिरने को हुई, अर्धांग ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। गौरांगी, गौरांगी! वो बुरी तरह परेशान होकर उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, इसे अंदर घर में लेकर चलो अर्धांग। आराधना तड़प कर बोली, तो अर्धांग बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठाकर सीधे घर के अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी वाइफ ठीक तो है ना डॉक्टर? अर्धांग ने पूरे हक और अधिकार से पूछा। उसके मुंह से मेरी वाइफ शब्द सुनते ही शास्त्री परिवार के सभी बड़े गुस्से और खींच से भर उठे, जिसे वहां मौजूद कुलवंती और बाकी सबने साफ नोटिस किया। जी वो ठीक है, बस इन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है, सुबह तक होश आ जाएगा। अत्यधिक मानसिक तनाव और घबराहट के कारण इनका बीपी बहुत लो हो गया था, डॉक्टर ने दवाइयां देते हुए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद अर्धांग ने कमरे में खड़े हर एक बड़े सदस्य को देखा। सब अपने अहंकार और गुस्से में चूर थे। किसी ने एक बार भी मुड़कर बेहोश पड़ी गौरांगी की तरफ नहीं देखा। अर्धांग का दिल खट्टा हो गया। वो तुरंत बेड की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने नींद में सोई गौरांगी को यहाँ से ले जाने के लिए गोद में उठाना चाहा, तभी आराधना, केशव, अनुराधा, सुप्रिया और प्रिया सब वहीं आ गए। अर्धांग अभी नहीं, इसे कम से कम होश में तो आने दो। तुम बेहोशी की हालत में इसे घर की दहलीज पार तो करवा दोगे, पर वो अपने मायके को छोड़ते हुए उस विदाई को महसूस भी नहीं कर पाएगी, केशव ने कहा, जिसे प्रिया ने अब तक बैक स्टोरी की सारी हकीकत समझा दी थी। आपने देखा नहीं कि इस घर के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? कोई एक बार भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहता, और अगर वो होश में रहकर यहाँ से जाएगी तो और रोएगी, फिर से अपनी यही हालत बना लेगी। अर्धांग ने तल्खी से कहा, हम मानते हैं अर्धांग, पर माँ बाबूजी की आंखों पर अभी अभिलाष के झूठ की और उस झूठी दुनियादारी का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन हम भी तो इसके कुछ लगते हैं ना। केशव ने उसे समझाने की कोशिश की। तभी बाहर से श्याम मोहन जी की कड़क आवाज आई, आराधना, ले जाने दो उसे, उसकी पत्नी है वो।
अब वो उसके साथ कुछ भी करे, हमारा उस लड़की से अब कोई नाता नहीं है। जानती हूँ चाचा की वो अर्धांग की पत्नी है, पर हमारी भी तो बहन है ना। आराधना ने पलट कर कहा। मर गई गौरांगी और तुम्हारी बहन। विविधा बाहर से जोर से चिल्लाई। विविधा के ये शब्द सुनते ही अर्धांग की मुट्ठियां कस गई। उसने गौरांगी को इसी वक्त इस नफरत भरे घर से दूर ले जाने का फैसला पक्का कर लिया। लेकिन तभी कुलवंती के दिमाग में एक नया आइडिया आया। ऐसे तो बड़े नियम कायदे और धर्म कर्म पढ़ाते हैं आप लोग। अभी राहु काल चल रहा है, हम कल सुबह अपनी बहू को यहाँ से पूरे विधि विधान के साथ शान से लेकर जाएंगे, समझे आप लोग? तब तक तुम इसका ध्यान रख लोगी ना आराधना? कुलवंती ने पांसा फेंका। जी आंटी जी। आराधना ने कुलवंती को अपने पक्ष में बोलते देख तुरंत हामी भर दी। पर अर्धांग और अनिमेश को कुलवंती का ये बदला हुआ रूप बहुत अजीब लगा। आज मतलब आज ही अर्धांग अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी आराधना को वो दिन याद आया जब अर्धांग बहुत गुस्से में उनकी घर की तरफ आ रहा था और गौरांगी ने उसे अपनी कसम देकर रोक लिया था। अर्धांग, तुम्हें गौरांगी की कसम, उसे आज की रात यहीं रहने दो। आराधना पीछे से भर्राई हुई आवाज में बोली। गौरांगी की कसम सुनते ही अर्धांग के बढ़ते हुए कदम वहीं टिटक गए। उसने मुड़कर एक नजर जी भरकर आंखें बंद किए लेटी हुई गौरांगी को देखा, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, पूरे हक से उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वो आगे नहीं बढ़ा। गौरांगी की कसम का असर कुछ ऐसा हुआ कि वो वहीं से पीछे मुड़ गया। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है आराधना दीदी, समझ रही है ना आप? अर्धांग ने गंभीर आवाज में कहा। ऐसे कैसे तुमने उस लड़की से शादी कर ली? जोरावर चौधरी गुस्से से चिल्ला उठे। लड़की नहीं है वो, पत्नी है मेरी दादाजी। अर्धांग ने उनकी बात काटकर जब ये कहा तो उसकी आवाज के तपते हुए लहजे ने एक पल के लिए जोरावर चौधरी को भी खामोश होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल जोरावर चौधरी को ये बात सोना के माँ बाप ने फोन पर बताई थी, क्योंकि वहाँ हवेली में नयनतारा ने रो रोकर उनका दिमाग खराब कर दिया था। खबर मिलते ही वो तुरंत घर की ओर निकल पड़े थे। चाची अम्मा को रेलवे स्टेशन से सुरक्षित घर लाने की जिम्मेदारी उन्होंने संग्राम और विक्रम को सौंप दी थी, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते थे कि अर्धांग का कोई भरोसा नहीं, वो गुस्से में कब क्या कर जाए। पर वो हमारी जाति की नहीं है, हमारे स्टेटस की नहीं है। जोरावर चौधरी ने फिर से विरोध जताया। आप फिर भूल रहे हैं दादाजी, मैंने कहा ना वो पत्नी है मेरी, तो जो मेरा स्टेटस है वही आज से उसका भी है। अर्धांग ने दो टूक जवाब दिया। क्या हो रहा है यहाँ? बात आगे बढ़ती उससे पहले ही पीछे से एक भारी और रौबदार आवाज ने वहाँ मौजूद सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया। कुलवंती और अभियंता ने डर के मारे तुरंत अपना पल्लू संभाल लिया और सोना तुम्हारे खौफ के खड़े खड़े सूख गई। संग्राम और विक्रम के साथ खुद चाची अम्मा वहाँ आकर खड़ी थी, पूरी तरह सफेद हो चुके बाल, चेहरे पर एक खानदानी ठसक, सूती सफेद साड़ी जिस पर रुद्राक्ष के मनकों की माला और माथे पर चंदन का तिलक लगाए किसी न्यायाधीश की तरह सामने खड़ी थी। चाची अम्मा। जोरावर चौधरी ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनके पीछे पीछे अर्धांग ने भी झुककर उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो। उन्होंने अर्धांग के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। फिर उनकी पैनी नजर घर की औरतों पर पड़ गई। अब तुम लोगों को अलग से न्योता देना पड़ेगा पैर छूने के लिए, या फिर शहर में रहकर हमारे घर के संस्कार भूल गई हो तुम सब? उनके इतना कहते ही कुलवंती, अभियंता और सोना ने जल्दी जल्दी आगे बढ़कर उनके पैर छुए। जोरावर, क्या बात हो रही थी यहाँ? चाची अम्मा ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। वे कभी अपनी बात से भटकती नहीं थी, ये उनकी पुरानी आदत थी। अम्मा आप बैठिए, थोड़ा जलपान कीजिए, फिर आराम से बात होगी। जोरावर चौधरी ने माहौल को शांत करने की कोशिश की और उन्हें आदर सहित अंदर ले आए। अंदर कमरे में एक गहन खामोशी पसरी हुई थी। पूरा परिवार चाची अम्मा के फैसले की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। चाची अम्मा एक टक अर्धांग को देख रही थी। उनकी अनुभवी आंखें अर्धांग के भीतर सुलग रहे जुनून और प्यार को ना पढ़ पाती, ऐसा भला कैसे संभव था? अनिमेश, चाची अम्मा की आवाज गूंजी। जी चाची अम्मा। वो तुरंत आगे बढ़कर अदब से बोला। अपनी माँ से कहो कि खाना बाद में बनाएगी, पहले कल सुबह नई बहू के स्वागत के लिए जेवर और गहने निकाल कर रखे। हम कल खुद जाकर अपनी बहू को विदा करवा कर इस घर में लाएंगे। उनके इस फैसले से वहाँ खड़ा हर शख्स हैरानी से भर उठा। रसोई के दरवाजे से कान लगाए खड़ी कुलवंती, अभियंता और सोना की आंखें भी आश्चर्य से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ नयनतारा की उम्मीदें एक बार फिर टूटकर बिखर गई, जो अर्धांग को पाने के सपने देख रही थी। पर चाची अम्मा, वो किसी और जाति की है। जोरावर चौधरी ने दबी आवाज में टोकना चाहा। लड़की की कोई जाति नहीं होती जोरावर, लड़की की जाति सिर्फ उसका पति होता है। वो कौन है, कहाँ से है, इससे अब हमें कोई सरोकार नहीं। अब वो हमारे घर की बहू है, हमारे बेटे के नाम का सिंदूर उसकी मांग में सज चुका है, अब वो हमारी है। चाची अम्मा का फैसला अटल था। पर चाची अम्मा, संग्राम भी कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े तो जोरावर चौधरी ने उन्हें आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर दिया। जो सवाल तुम्हारे मन में कुलबुला रहा है संग्राम, उसका जवाब हम खुद दे देते हैं। चाची अम्मा ने संग्राम की तरफ देखते हुए कहा। हम चौधरी हैं और पूरे हक से अपनी दुल्हन चुनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अपना वो वक्त भूल गए क्या संग्राम, जब कुलवंती के घर में होते हुए भी तुमने अर्धांग की माँ से प्रेम विवाह किया था? वो भले ही कभी भी भारत नहीं आई, पर उसके और तुम्हारे अंश को हमने खुले दिल से स्वीकार किया था ना? उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा। इंसान को ठोकर लगकर ही अक्ल आती है। हमने तभी ये तय कर लिया था कि अब चौधरी परिवार में शादियां जबरदस्ती नहीं होंगी। यहाँ तभी कोई बंधन बंधेगा जब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को दिल से स्वीकार करेंगे। अब अपने परिवार को एक डोर में जोड़े रखने के लिए हम खुद में इतना बदलाव तो कर ही सकते हैं। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब किसी और को कोई सवाल या कोई आपत्ति? नहीं चाची अम्मा, जैसा आप चाहें, पर हमारी एक बात का मान रख लीजिएगा, विदाई के लिए आप ही शास्त्री भवन जाइए, हमसे वहाँ जाना ना हो पाएगा। जोरावर चौधरी ने अपनी झिझक सामने रखी। ठीक है कुलवंती बहू, चाची अम्मा ने आवाज दी। जी चाची अम्मा। वो तुरंत पल्लू संभालती हुई बाहर आई। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अब क्या तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा कि कुल बहू के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है? नहीं चाची अम्मा, सब विधि विधान से हो जाएगा, कुलवंती विनम्रता से बोली। ये लड़की कौन है? अचानक चाची अम्मा की तीर जैसी नुकीली नजरों ने सोना के पास खड़ी नयनतारा को भाप लिया।
ये अनिमेश की बहू सोना की बहन है चाची अम्मा, नयनतारा, कुलवंती ने परिचय दिया। चाची अम्मा ने नयनतारा पर एक तीखी और परखी नजर डाली। जिंदगी भर के अनुभवों की दुकान रही चाची अम्मा के सामने कोई अपनी नियत छिपा ले ऐसी क्षमता किसी में भी नहीं थी। वे भाप गए कि इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। नीचे सब मामला शांत हो जाने के बाद जब अर्धांग वापस अपनी छत पर आया तब जाकर उसे सुकून मिला। दिन भर के उस तनावपूर्ण माहौल के बाद अब अकेले में गौरांगी का सिर्फ उसका होने का एहसास उसके मन को बेकरार करने लगा था। वो थक कर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गया। गौरांगी, उसके होठों से धीरे से उसका नाम निकला। इस समय उसे गौरांगी की कितनी सख्त जरूरत थी, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। और किस भारी मन से वो उसे आज उसके मायके में छोड़कर आया था, ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। एक तो विदाई के वक्त गौरांगी की वो रूठी हुई नजरों की याद उसे और बेचैन कर रही थी। ऊपर से गुस्से में उसका फोन भी टूट चुका था, जिससे वो उसका हाल भी नहीं ले सकता था। वो बार बार छत के कोने की तरफ देखता, जहाँ अक्सर गौरांगी आकर खड़ी हो जाया करती थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त ठहर गया हो, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ ही नहीं रही थी। पर इन सब के बीच एक अलग सी उमंग उसके दिल को खुशी से भर रही थी कि कल सुबह वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी बनकर उसके पास आ जाएगी। उसे अपनी बाहों में भर लेने की बेताबी अर्धांग की सांसों को भारी कर रही थी। तभी उसे अचानक थोड़ी देर पहले चाची अम्मा की कही बात याद आ गई, जब उन्होंने कुलवंती को एक पुश्तैनी सोने का हार सौंपते हुए कहा था, यही हार कल पहना देना अर्धांग की दुल्हन को। अब अपनी बहू को ऐसे ही सूने गले से थोड़ी ना घर लेकर आएंगे। अर्धांग की दुल्हन, ये शब्द याद आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी मोहब्बत, उसका पहला और आखिरी प्यार, उसकी गौरांगी अब सच में उसकी दुल्हन बन चुकी थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अब बस उसे कल सुबह का इंतजार था। पर वो ये भूल रहा था कि आने वाला कल इतना आसान नहीं होने वाला। आखिर गौरांगी उससे बुरी तरह रूठी हुई थी और वो इतनी आसानी से अर्धांग को खुद के करीब नहीं आने देने वाली थी। बेचैनी में उसने दराज से सिगरेट निकाली, पर तभी उसे गौरांगी का वो गुस्सा और लड़ाकू शक्ल याद आ गई जो उसने एक दिन अर्धांग के हाथ में सिगरेट देखकर बनाई थी। उसने मुस्कुराते हुए सिगरेट को वापस फेंक दिया। उधर शास्त्री भवन में आधी रात को गौरांगी की आंखें किसी झटके के साथ खुल गई। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। होश में आते ही आज दिन भर में जो कुछ भी खौफनाक और अजीब घटा था, वो सब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगा। उसकी आंखें फिर से नम हो उठी। उसने कमरे में इधर उधर देखा, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अगर घर में कोई जाग भी रहा था तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद था। वो भारी कदमों और भीगी आंखों से बिस्तर से उठी। कमरे के कोने में लगे आईने के सामने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में जब उसने खुद को देखा तो उसके कदम वही ठिठक गए। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। मांग में गाढ़ा लाल सिंदूर भरा था और गले में किसी कीमती मंगलसूत्र की जगह लाल कलावे में पिरोया हुआ अर्धांग की मां का वो सोने का छल्ला लटक रहा था। जिंदगी कैसे कैसे रूप दिखाती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, और जो हो जाता है उसकी तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक लेखक की कहानी में तो पाठक अंदाजा लगा सकता है कि आगे क्या होगा, पर ईश्वर की लेखनी, उसकी तो कोई उपमा ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसे अर्धांग से प्यार नहीं था, भले ही वो कभी अपनी जबान से बोल नहीं पाई थी, पर उसके दिल में अर्धांग के लिए अगाध प्रेम था। पर इस तरह अचानक हुई शादी ने उसके अपने माँ बाप से उसके सारे रिश्ते एक झटके में तोड़ दिए थे। इसी बात से वो अर्धांग से रूठ गई थी। आखिर अपने माता पिता से तो हर कोई प्यार करता है। उसे रह रहकर लग रहा था कि अगर अर्धांग इस तरह जबरदस्ती शादी नहीं करता तो शायद वो समय आने पर अपने बाबूजी को मना लेती, पर अब तो वो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। रोते हुए उसने एक बार फिर आईने में खुद को निहारा। अब वो हर तरह से अर्धांग की हो चुकी थी। भले ही फेरों के वक्त वो आधी बेहोशी में थी, पर वो अर्धांग की फितरत को अच्छे से जानती थी। जरूर कोई बहुत बड़ी और गंभीर बात हुई होगी जो वो उसे आज रात वहीं छोड़ गया, वरना अर्धांग की जिद के आगे तो पूरी दुनिया झुक जाती थी। वो जानती थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल सुबह वो उसे लेने जरूर आएगा। गौरांगी ने नम आंखों से अकेले में उस घर को देखना शुरू किया जहाँ उसका बचपन बीता था, जहाँ उसकी अनगिनत यादें दफन थी। उसकी बहनें, उसके भाई जो उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे, उसके बाबूजी का प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरना, उसकी माँ का उसकी पसंद की मिठाई बनाना, बुआ और कान्हा की वो खट्टी मीठी लड़ाई, कान्हा की शरारतें, केशव भाई की समझदारी, सुप्रिया का सजने संवरने का शौक और अनुराधा का वो बड़बोलापन, चाची लोगों की आपस की नोकझोंक, और आराधना दीदी जो बिना कुछ बोले ही अपने सभी भाई बहनों के दिल की बात जान लेती थी। गौरांगी रोते हुए सोचने लगी कि पता नहीं अब वो इन सब अपनों को दोबारा कब देख पाएगी। ये सोचकर ही उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी इन सब जज्बातों के भंवर में फंसी गौरांगी ये कहाँ सोच पा रही थी कि वहाँ दूर अपनी छत पर उसका अर्धांग कितनी बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था, उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, और जिंदगी भर के लिए उसे अपने पास सहज कर रखने के लिए। आखिरकार उसने उसे अपना ही लिया था, जो हमेशा से उसकी हाथों की लकीरों में लिखा हुआ था। खुश रहो बहू, ललिता ने प्रिया को आशीर्वाद देकर कहा, जो सुबह सुबह उठकर लाल बनारसी साड़ी में लिपटी हुई पूजा के बाद सबका आशीर्वाद ले रही थी। ऊपर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जगमोहन जी सुबह का नाश्ता कर दुकान पर जाने की तैयारी में थे। श्याम मोहन शादी का कुछ हिसाब किताब देख रहे थे, और विविधा तथा वसुधा रसोई में प्रिया के चूल्हा पूजन की व्यवस्था में जुटी थी। गौरांगी, आराधना जो काफी देर से सबको अपने अपने कामों में व्यस्त देख रही थी, कमरे में आकर बोली। गौरांगी ने धीरे से अपनी उदास नजरें उठाई। क्या सोच रही हो? नहा लो और कुछ खा लो, तुमने कल से एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला है। आराधना की बात सुनते ही गौरांगी की आंखें छलक पड़ी। गला भर आने के कारण वो अपनी दीदी से कुछ बोल भी न सकी। अनुराधा और सुप्रिया भी जाग चुकी थी और गौरांगी की ये हालत देख बिल्कुल खामोश बैठी थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के पास खड़े केशव ने जैसे ही किवाड़ खोला, सामने चाची अम्मा, अर्धांग, कुलवंती और अभियंता खड़े थे। चाची अम्मा की रौबदार शख्सियत को देखकर केशव के हाथ खुद ब खुद आदर में जुड़ गए। अंदर आइए, वो कुछ सोचकर शिष्टता से बोला। नमस्कार, चाची अम्मा ने आते ही अपने भारी और रौबदार लहजे में कहा। तो घर के सभी लोगों की नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। कुलवंती, अभियंता और अर्धांग को साथ देकर सब समझ गए कि ये उनके परिवार की मुखिया है। क्या बात है, सुना था कि इस संस्कारी घर में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहाँ पसरे ठंडे माहौल को देखकर चाची अम्मा ने तंज कसा। जगमोहन जी ने तुरंत केशव और कान्हा को इशारा किया।
वे दोनों आदर सहित उन्हें बरामदे में बिछे दीवान की तरफ ले गए। केशव, जाओ मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो, जगमोहन जी ने औपचारिकता निभाते हुए कहा। धन्यवाद, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमने अपनी सुबह की माला पूरी नहीं की है और पंडित जी ने मुहूर्त भी सुबह का ही निकाला है, इसलिए घुमा फिराकर बात करने की हमारी आदत नहीं है। हम अपनी बहू को विदा कराने आए हैं, चाची अम्मा ने 2 टोक कहा। ये सुनकर जगमोहन जी ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आपकी आयु का मान रखते हैं, पर एक कड़वा सच ये भी है कि इस घर में अब हमारी कोई बेटी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपकी बहू है, जिसे एक जिम्मेदारी और इंसानियत के नाते हमने इस घर में एक रात की पनाह दी थी। अब आप उसे सहर्ष लेकर जा सकती हैं। वैसे भी मेहमान ज्यादा दिन घर पर अच्छे नहीं लगते। बरामदे से लगे कमरे के अंदर बैठी गौरांगी और बाकी भाई बहनों ने जब जगमोहन जी के ये पत्थर दिल शब्द सुने तो उनके दिल दहल गए। गौरांगी तो भीतर तक टूटकर बिखर गई। जगमोहन जी की बातों में छिपी नफरत की तपन का अंदाजा चाची अम्मा को अच्छे से हो गया था, पर अपने जीवन के अनुभवों को समेटते हुए वो भी तल्खी से बोली। इतने गिरे हुए हम भी नहीं है जो अपने घर की लक्ष्मी को उस चौखट पर एक पल के लिए भी छोड़े जहाँ उससे जुड़ी हमारी कुल की प्रतिष्ठा को नीचा समझा जाए। अर्धांग आज बिल्कुल खामोश था। उसकी बेचैन आंखें बस उस एक चेहरे को ढूंढ रही थी जिसकी एक झलक उसने कल से नहीं देखी थी। ब्लैक जीन्स और उस पर हल्की पिंक शर्ट उसके गोरे और गठीले बदन पर इस कदर फब रही थी कि न चाहते हुए भी वहां मौजूद हर किसी की नजर एक बार उस पर टिकी जाती थी। कुलवंती बहू, चाची अम्मा ने जोर से आवाज दी। जी चाची अम्मा, वो तुरंत आगे आकर खड़ी हुई। जाओ, हमारी बहू को अच्छे से तैयार करके लाओ, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। जी चाची अम्मा, कुलवंती ने हामी भरी तो पास खड़ी प्रिया आगे बढ़ी और उन्हें अंदर से गौरांगी के कमरे की तरफ ले गई। सुर्ख लाल जरी वाली भारी साड़ी जिस पर सोने के तारों की महीन कारीगरी थी, गले में सजा पुश्तैनी रानी हार, नाक में जड़ाऊ नथ, हाथों में भरी हुई लाल चूड़ियां और उनमें खनकते सोने के कंगन, पैरों में बिछिया महावर और भारी पाजेब, मांग में दूर तक भरा गाढ़ा सिंदूर और माथे पर सजी लाल बिंदी। झुकी हुई पलकों और भीगी आंखों के बावजूद गौरांगी का ये रूप इतना अलौकिक था कि एक पल के लिए कुलवंती की नजरें भी उस पर ठहर गई। मन ही मन उन्होंने सोचा, जैसा शेर जैसा बेटा अर्धांग है, उसकी दुल्हन भी ऐसी ही रूप सी होनी चाहिए। चले बहू रानी, अपना मुंह पल्लू से पूरी तरह ढक लो। चाची अम्मा बहू का मुंह भी शुभ मुहूर्त देखकर ही देखना पसंद करती हैं, अभियंता ने प्यार से समझाया। जी आंटी, सुनिए ना, वो कुछ झिझकते हुए भरे गले से बोली। सास है हम तुम्हारी, तो अब अगर मुंह से कुछ निकले तो सासू माँ ही निकलना चाहिए। कुलवंती ने अपनी अदा से पल्लू संभालते हुए टोक दिया। जी सासू माँ, मैं एक बार अपने भाई बहनों से मिल लूं। वो लगभग फूट फूट कर रो देने की कगार पर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ये सब क्या हो रहा है। वो तो बस एक कठपुतली की तरह हालात के इशारों पर नाच रही थी। जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है, कहकर वे दोनों कमरे से बाहर आ गई। उनके बाहर जाते ही सारे भाई बहन एक साथ कमरे के अंदर आ गए। दीदी, कान्हा की भारी आवाज गूंजी। गौरांगी ने तड़प कर उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे को चूमा और हमेशा की तरह प्यार से उसके बाल बिखेर दिए। मैं आपसे चोरी छिपे मिलने आया करूंगा दीदी, कान्हा ने रुआंसा होकर कहा। तो गौरांगी फफक फफक कर रो पड़ी। केशव ने आगे बढ़कर स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे कभी खुद से दूर मत छोड़ना भैया, वो रोते हुए बोली। तो केशव भी खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों में थमे आंसू छलक पड़े। कभी नहीं, तुम सब तो मेरी जान हो, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और मैं, मुझसे कोई गले नहीं मिलेगा, प्रिया ने पीछे से अपनी भीगी आंखों के साथ शिकायत की। तो गौरांगी ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर देना प्रिया, मैंने तेरी शादी की सारी खुशियां बिगाड़ दी। बहुत मार खाएगी तू मुझसे। एक तरफ मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहती है और दूसरी तरफ मन में ऐसा गिल्ट रखती है। तू बस उस घर में खुश रहना, यही मेरी शादी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वैसे भी मुझे तेरे भाई जैसा सच्चा जीवन साथी जो मिल गया। फिर सबकी नजरें कोने में खड़ी आराधना पर पड़ी, जो भरी आंखों से मुस्कुरा रही थी। मैं जानती हूँ गौरांगी कि इस समय माँ बाबूजी तुझसे बहुत नाराज है, पर तू अपना मन छोटा मत करना। तेरी जिंदगी का नया सफर अब अर्धांग के साथ शुरू हो चुका है और फिर हम भाई बहन कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अपना ख्याल रखना। आप भी दीदी, मेरा तो सब कुछ यही छूटा जा रहा है। मेरे माँ बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। वो अपने दिल के गहरे दर्द से कर रहा उठी। सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। देख तो कल से तूने अपनी क्या हालत बना ली है। वे सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि कुलवंती दोबारा कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही सब चुप होकर पीछे हट गए। कुलवंती ने आगे बढ़कर आदर के साथ गौरांगी के चेहरे पर लंबा घूंघट डाल दिया। जब कुलवंती उसे लेकर बाहर गई तो अर्धांग की धड़कनें थम सी गई। उसकी प्यासी नजरें कब से उसे देखने के लिए बेचैन थी। गौरांगी के तन पर सजी हर एक चीज आज उसे सिर्फ और सिर्फ अर्धांग का बना रही थी, पर उसके चेहरे पर पड़ा ये लंबा घूंघट अर्धांग की चिड़ को बढ़ा गया। एक अजीब सी बेकरारी उसके मन में मथने लगी। अर्धांग, आगे बढ़ो और अपने ससुर जी के चरण स्पर्श करो। ये हमें स्वीकार करे या ना करे, पर हम चौधरी परिवार के लोग अपने संस्कार कभी नहीं भूलते, चाची अम्मा ने कड़े लहजे में कहा। अर्धांग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। सच तो ये था कि उसे इन सब रस्मों से कभी कोई आपत्ति थी ही नहीं। उसने झुककर जैसे ही जगमोहन जी के पैर छुए, वे नफरत से 2 कदम पीछे हट गए। फिर भी अर्धांग रुका नहीं। वो परिवार के बाकी बड़ों के पैरों की तरफ भी बढ़ा। जब उसने वसुधा के पैर छुए तो ममता की मारी माँ चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा पाई। एक माँ का दिल चाहे अपने बच्चे से कितना भी रूठा हो, वो उसके लिए कभी अपशगुन की दुआ नहीं कर सकता। वसुधा की आंखें भर आई। गौरांगी के बड़े भाई होने के नाते अर्धांग ने जब केशव के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो केशव ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे गले से लगा लिया। रहने दो भाई, खुश रहो और बस मेरी इस लाडली बहन को हमेशा खुश रखना, केशव ने बेहद भावुक होकर कहा। हमेशा ऐसा ही होगा, अर्धांग ने अपनी नजरें सीधे गौरांगी के घूंघट पर टिकाते हुए कहा। घूंघट के अंदर से गौरांगी अर्धांग का ये बदला हुआ जिम्मेदार रूप देखकर हैरान थी, पर उसकी अपनी नाराजगी ने उसकी पलकों को फिर से झुका दिया।
शास्त्री भवन की दहलीज पार करते ही गौरांगी के दिल में एक गहरी टीस उठी। मायका छूटने के गम में वो हल्की सी लड़खड़ा गई। ये देख अर्धांग ने तुरंत फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। गौरांगी ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर अर्धांग भी अपनी जिद का पक्का था। एक तो घंटे भर से उसका चेहरा न देख पाने के कारण उसका दिमाग वैसे ही खराब था, ऊपर से वो हाथ भी छुड़ा रही थी। उसने और मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। गौरांगी अंदर ही अंदर छटपटाने लगी। चूड़ियां टूट जाएंगी, ये सब बचपना बंद करो अब। अर्धांग ने घूंघट के पास झुककर फुसफुसाया, अर्धांग आगे आओ बहू को लेकर। चाची अम्मा की आवाज आई तो गौरांगी ने हार मानकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। चौधरी हवेली के मुख्य द्वार पर उनके स्वागत के लिए सोना, नेहा और अनिमेष थालियां लेकर खड़े थे। अर्धांग ने अब भी उसका हाथ थाम रखा था। नाराज हो मुझसे? उसने सबकी नजरों से बचकर बेहद धीमी आवाज में उसके घूंघट के पास जाकर पूछा, पर गौरांगी मौन रही। अर्धांग ने गुस्से में उसकी कलाई को थोड़ा और दबा दिया। दर्द के मारे गौरांगी के मुंह से सिसक निकली और उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ अर्धांग के हाथ पर रख दिया। पर आसपास खड़े लोगों का ध्यान आते ही वो तुरंत संभल गई। आ जाओ बहू, चाची अम्मा ने चौखट पर तांबे का कलश रखते हुए कहा। गौरांगी ने एक बार फिर अर्धांग की पकड़ से अपना हाथ आजाद कराने की कोशिश की, पर अर्धांग अपनी धुन का पक्का था। उसने उसकी इस कोशिश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बहू आगे बढ़ो, चाची अम्मा ने दोबारा कहा। गौरांगी ने बेबसी से घूंघट के अंदर से अर्धांग की तरफ देखा, जो आंखों में जिद लिए अड़िग खड़ा था। हाथ छोड़िए मेरा, वो बहुत धीरे से फुसफुसाई। अर्धांग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गौरांगी का चेहरा न देख पाने की बेकरारी साफ झलक रही थी, पर उसकी लाचारी देखकर उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर दी। गौरांगी ने अपनी भारी साड़ी को नीचे से ऊपर उठाया और दाहिने पैर से कलश को हल्के से ढकेल दिया। दोनों एक साथ हवेली के अंदर आ गए। कुलवंती बहू को ले जाकर आदर से बिठाओ, हम अभी पूजा के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी। आखिर हम भी तो देखें कि हमारे लाडले बेटे की पसंद हमारी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। चाची अम्मा ने मुड़कर नेहा की तरफ देखा। और हाँ, कुल के नियमों के मुताबिक शादी की सारी रस्में और मुंह दिखाई पूरी होने के बाद ही अर्धांग और उसकी दुल्हन एक कक्ष में प्रवेश करेंगे, इसलिए अभी के लिए नेहा तुम बहू को अपने कमरे में ले जाओ। चाची अम्मा का ये आदेश सुनते ही अर्धांग को एक जबरदस्त झटका लगा। मैं इस पुराने नियम को नहीं मानता, वो तुरंत तल्खी से बोला। उसकी इस जिद को घर में आमतौर पर चाची अम्मा भी नहीं काटती थी। देखो लल्ला, हमारी इतनी सी बात तो तुम मान ही सकते हो, आखिर इन पारंपरिक रीतियों और रस्मों का प्रभाव पूरे दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। चाची अम्मा ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा। पर चाची अम्मा, अर्धांग ने प्रतिवाद करना चाहा। आगे एक शब्द भी मत बोलना लल्ला, तुम्हारी कोई बात हम टाल नहीं पाते। शादी तुमने पूरी तरह अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर की है, अब कुछ रस्में हमें भी अपने मन मुताबिक पूरी करने दो। हाँ, चाची अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। अर्धांग ने बेबसी से गौरांगी की तरफ देखा। वो अपनी दुल्हन का दीदार करने के लिए मरा जा रहा था, ऊपर से वो उससे बुरी तरह रूठी भी हुई थी। एक तो वैसे भी जब तक वो 1-2 घंटे उससे लड़ नहीं लेती तब तक वो उसे खुद को छूने तक नहीं देती, और यहाँ तो चाची अम्मा के नियम के कारण वो उसे रात तक देख भी नहीं सकता था। सुबह से रात हो गई थी। अर्धांग किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। उसने दिन में 1-2 बार गौरांगी से बात करने की कोशिश की थी, पर वो चुप रही। ऊपर से हवेली में चाची अम्मा की ये रस्म वो रस्म चल रही थी, जिससे अर्धांग का दिमाग वैसे ही खराब हो रहा था। गौरांगी की मुंह दिखाई के समय उसके सुंदर और अलौकिक मुखड़े को देखकर चाची अम्मा को वाकई अपने बेटे की पसंद पर गर्व हुआ था। वो एक एक करके बाकी रस्में भी